और दूसरी बात सर, ये अभी सर आते बोले कि हमारे बड़े भाई सब हैं, हमारे जो कुटुंब, हमारे जो परिवार के मुखिया हैं कुहाड़ सर, उनके बारे में बोले हमारे बड़े भाई हैं। तो कुहाड़ सर को सर मैं ये सूचित कर दूं कि संजीव सर हम पॉलिटिकल साइंस का जो कुटुंब है उसके बड़े भाई हैं। हम सबको हमेशा सानिध्य मिलता रहता है सर का। जब भी किसी को फोन करना हो, बात करना हो, आज भी इतने बिजी रहते हैं, मेल कर दीजिए, प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स करते हैं। क्योंकि जो इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है सर, उसको पिछले कई सालों से अनवरत रूप चला रहे हैं। और वो ना होते तो मुझे लगता है इतनी मजबूती के साथ आज खड़ा ना होता। जैसे राजवीर सर ने बताया कि जो पत्रिकाएं निकलती हैं, वो पत्रिकाएं बहुत रेगुलरली निकलती हैं सर, सबसे अच्छी बात है। इवन कोविड के दौर में भी वो छप रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, लोगों के पास पहुंच रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, क्योंकि लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं और बहाने बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सर के नेतृत्व में काम हो रहा है, जबकि सर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, मुझे आज जिम्मेदारी सर का परिचय देने के लिए दिया गया है। तो सर का परिचय इतना लंबा है, अगर पूरा पढ़ा जाए तो मुझे लगता है पूरा दिन निकलेगा। 50 पेज से ज्यादा सर का बायोडाटा है, तो वो पढ़ना मुश्किल है। बट कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डेफिनेटली आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा, जिससे हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए सर के बारे में। प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, ऑनरेबल वाइस चांसलर, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मोतिहारी, बिहार, फॉर्मली प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, presently General Secretary and Treasurer, Indian Political Science Association, IPSA, has been the editor of the Indian Journal of Political Science for more than 9 years, the quarterly journal of the Indian Political Science, besides being the founder editor of Hindi Journal of the IPSA, Bharati Rajniti Vigyan Sodh Patrika. Dr. Sharma has throughout first class career and has been a National Merit Scholarship holder. He has been teaching political science for more than 34 years. He has supervised 17 PhD, 64 MPhil, and more than 30 postdoctoral fellows. He has published 68 research papers, 16 reviews, 41 articles, 19 edited or authored books, and monographs. He has been organizing a large number of national and international academic events. He has attended many international seminars in various countries, including US, UK, Canada, Australia, Japan, Spain, Poland, Mauritius, Sri Lanka, Bangladesh, Jordan, China, South Africa. He has chaired, participated, and delivered keynote, inaugural, and valedictory addresses and special lectures in more than 350 seminars, conferences, refresher courses, orientation programs, orientation programs throughout the country. He has handled a number of research projects. His main areas of interest are political sociology, ancient Indian polity, and Indian political system. He is academically associated with more than 150 universities of the country. A widely traveled academician, he has an exceptional knowledge of Sanskrit. So with these words, I would also like to mention he has he has been part of administrative system in several places of government of India, Uttar Pradesh government, and Meerut University at the parallel time at several occasions. And with these words, sir, I welcome you all to this one-day webinar where we are expecting to get a very enlightening lecture from your side. Thank you, sir, for joining us. Thanks a lot. Tweta, are you there? संजीव सर, आप ना हो संजय जी, संजीव सर को बुलाओ, डायरेक्ट आप बुला लो। जी संजीव सर, आप जी काफी समय भी हो गया, आपका सर स्वागत है, आप आइए। धन्यवाद। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना ठीक से? एक बार इशारा कर देंगे हाथ से बस। जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस विशिष्ट व्याख्यान माला के क्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, मेरे अत्यंत आदरणीय आत्मीय शुभेच्छु अग्रज प्रोफेसर विवेशन कुहाड़ जी, और विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के आचार्य प्रोफेसर राजवीर सिंह दलाल जी, अन्य विभागों के मेरे अत्यंत सम्मानित शिक्षक साथियों, सतीश जी, राजीव जी, चंचल जी, और अन्य बहुत सारे विद्यार्थी और शिक्षक जो अन्य विभागों से, अन्य संस्थानों से, स्थानों से इसमें जुड़े हुए हैं, सबको महात्मा गांधी की भारत की पहली कर्मभूमि चंपारण की ओर से सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं
उससे पहले एक बार सबसे जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं निवेदन करूंगा कि अपना माइक म्यूट रखें जिससे मेरी आवाज आप तक ठीक से आ पाए, और दूसरा जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन रखें जिससे मुझे लगे मैं कुछ चेहरों से बोल रहा हूं, कुछ एक केवल अपने लैपटॉप से बात नहीं कर रहा हूं। तो आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, माइक म्यूट रखें तो मैं बातचीत प्रारंभ करता हूं। इस वीडियो ऑन करने से एक लाभ और भी होता है, बहुत सारे ऐसे जो नाम लिखे हुए हैं उसके पीछे एक्चुअल चेहरे में कोई और है और मेरे मित्र दिख जाते हैं, तो उन सबको नमस्कार करने का भी अवसर मिल जाता है। बड़े भाई ने संकेत किया कि ये कोरोना का संकट का समय है, लगभग 1.5 साल से समय से हम सब इस कोरोना संकट को सहन कर रहे हैं, विश्व भर में, देश भर में, सभी राज्यों में, सभी स्थानों में, सभी प्रकार के व्यवसायों में, आजीविका के क्षेत्रों में, सब में कर रहे हैं। ऐसे में भी प्रायशः आपने, हमने सबने भारत के प्रधानमंत्री जी और बड़े सभी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि कुछ फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जिनमें वो डॉक्टर्स को कहते हैं, पुलिस वालों को कहते हैं, फौज वालों को कहते हैं। संयोग ये है कि हमारे शिक्षा क्षेत्र के लोगों को कोई नहीं कह रहा कि इस कोविड के संकट के समय हमारे देश भर के सभी शिक्षकों ने घरों में रहते हुए, असुविधाओं में रहते हुए, अपने डोंगल से अपने डेटा नेटवर्क जो खरीद रखा था उसको स्पीड बढ़ाते हुए, पैसा खर्च करते हुए, अपने विश्वविद्यालय के विभाग के कार्यक्रम भी किए, अपने विद्यार्थियों से बातचीत भी की, प्रशासनिक दायित्व भी किए, सब लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। मैं आप सब शिक्षक साथियों को, विद्यार्थी मित्रों को, अधिकारियों को, सबको एक बार पुनः इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप सब भी इस कोरोना के संकट में औरों की तरह घर में बंद नहीं बैठे। बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घरों में बंद बैठे रहे। आप सबने इन मोबाइलों के माध्यम से, बहुत सारे लोग, मैं अक्सर कहता हूं इनकी आयु बड़ी हो गई, हमारे वरिष्ठ लोग, आपने अभी उल्लेख किया, भाई संजय पांडे जी दिख रहे हैं मुझे, ये तो मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन अशोक शर्मा जी तो वरिष्ठ हैं। अब ऐसे लोग जो मोबाइल का केवल उपयोग हलो करने के लिए किया करते थे, अब वो इंटरनेट के माध्यम से कार्यक्रमों में आते हैं, सेमिनार वेबिनार अटेंड करते हैं। और एक दूसरा पक्ष, और मेरे आदरणीय अग्रज प्रोफेसर कुहाड़ इस बात से सहमत होंगे कि इस समय में विश्वविद्यालयों ने, महाविद्यालयों ने, शिक्षा के संस्थानों ने अपनी अकादमिक गतिविधियों को सामान्य से अधिक मात्रा से तो किया ही, धन की बचत भी बहुत बड़ी मात्रा में की। बहुत बड़ा खर्चा आज, यदि आप, बड़े भाई ने कहा कि मैं वहां हूं, मेरी बड़ी इच्छा है, प्रोफेसर मूलचंद शर्मा के समय एक बार आया था मैं, आधा 1 घंटे के लिए, व्यक्तिगत उन्होंने बुलाया था, उसके बाद कभी आया नहीं, और वो नारनौल में आया था। महेंद्रगढ़ में भाई साहब ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, उसे देखने जरूर आना चाहता हूं। लेकिन मुझे बुलाने का अर्थ है कि ये मैं मोतिहारी से पटना बाई रोड, वहां से हवाई जहाज से, फिर वहां से एक टैक्सी से, फिर एक गेस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था, फिर वो एक बुके लेकर कोई आने वाला, फिर एक मेमेंटो देना और मंच सजाना, माने आप सोचिए कितना बड़ा कर्मकांड का पैसा बचा है, कितना। और ये 250-400 आदमी को इकट्ठा करने में विश्वविद्यालय का कितना खर्चा होता था, लेकिन अब सब हो जाता है। और आपने एक बात और सबने देखी होगी, ये सारे कार्यक्रम समय पे प्रारंभ हो जाते हैं, सारे कार्यक्रम। इसमें ये मेरा सौभाग्य है कि कुलपति के दायित्व के गरिमा और उसकी व्यापकता के रहते हुए भी मेरे आदरणीय अग्रज यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सामान्यतः हम देख रहे हैं, लेकिन इस कोविड के समय ये भी हमने देखा है कि अधिकांश शिक्षा प्रशासक भी इन कार्यक्रमों में अधिक समय दे पा रहे हैं। तो इस रूप में मैं आप सबको एक बार बधाई भी देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सब इस कोविड के संकट के समय सुरक्षित होंगे, सानंद होंगे, स्वस्थ होंगे। कोविड के इस दूसरे दौर ने हम सबको, आपको बहुत कष्ट दिए हैं, किसी के परिचितों में, किसी के संबंधियों में, किसी के रिश्तेदारों में, किसी के मोहल्ले में, किसी के कस्बों में, सबको छोटे मोटे बड़े बहुत कष्ट हुए हैं। उन कष्टों से आप उबर रहे होंगे, स्वयं को संक्रमण से बचा रहे होंगे, भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। और मैं ये सब आत्मा से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं, केवल वाचिक नहीं कह रहा हूं। मैं सचमुच में चाहता हूं, भारत की परंपरा पिछले 1.5 साल से जब से कोविड चला है, हमें सबको ये अधिक याद आ गया है। हम विश्व भर को कहते थे,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हम कहते मात्र नहीं थे, अब हमारे करने में भी आ गया है, अब हमारे दिखने में भी आ गया है, हमारे कार्य प्रणाली में भी आ गया है। और इस कोविड ने बता भी दिया है विश्व भर को कि अब वामपंथ का अवसान तो 1990 के बाद स्वतः हो गया था। वो दुनिया को बता रहे थे कि पूंजीवाद में स्वतः नष्ट होने के कारक विद्यमान है, लेकिन वो स्वतः स्वयं नष्ट हो गए। पूंजीवाद के नष्ट होने की प्रक्रिया उनके सारे जय घोषों के रहते हुए भी, आप में से बहुत मित्रों को ये याद होगा कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ हिस्ट्री और डेथ ऑफ गॉड की घोषणा करने वाले पूंजीवाद के जय घोष की कैसी दशा हुई। दुर्दशा कहने का मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं, लेकिन कैसी दशा हुई वो कम से कम कोविड ने तो दिखा ही दिया। इसलिए विश्व भर ने यह भी स्वीकार कर लिया कि अब लौटना तो भारत की ओर है, लौटना तो भारत की परंपरा की ओर है, भारत की आध्यात्मिकता की ओर है, भारत की सांस्कृतिकता की ओर है, भारत के वैभव की ओर है, भारत के ज्ञान की ओर है और भारत के विश्व कल्याण की विचार की ओर है। और भारत का विश्व कल्याण का विचार ही विश्व को भारत की नई दृष्टि है, भारत की पृथक विशिष्ट विलक्षण दृष्टि है जो अद्भुत बनाती है भारत को। और इसीलिए गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूत भवन्ति भूय पुरुषस्वरत्वात्। कहते हैं देवता भी इस बात की प्रार्थना करते हैं कभी मौका मिले नीचे जाने का तो भारत में जाएं, भारत में जन्म लें। और मैं प्राय कहता हूं, आपने देखा हमारे मुस्लिम समुदाय के जो पैगंबर हुए वे खुदा के दूत हैं, वे कहीं हुए क्राइस्ट हुए, जीसस हुए, वे ईश्वर के दूत हैं, वो पुत्र हैं, वो कहीं हुए जरथुष्ट ने कहा। लेकिन भारत में स्वयं ईश्वर ने अवतार लिए, निरंतर लिए, बार बार लिए और अभी 10वां और लेंगे। हम सबको ये बताया जाता है कि 10वें अवतार में भी आएंगे। तो भारत विलक्षण है, भारत विशिष्ट है, भारत अद्भुत है, भारत पुरातन है, संसार का सबसे पुराना राष्ट्र है, सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे अधिक पुराना इतिहास है। संसार में सबसे पहले गीत, सबसे पहले ग्रंथ, सबसे पहले वाक्य, सबसे पहले श्लोक सब हमने रचे हैं, हमने सुने हैं, हमने गाए हैं, हमारे पूर्वजों ने प्रस्तुत किए हैं। ऐसी पुरातन संस्कृति, ऐसी सुदृढ़ संस्कृति, ऐसी सुदीर्घ अक्षुण्ण सनातन परंपरा का देश संसार के समक्ष अवनत हो, अनुकरण मात्र कर रहा हो, अनुसरण मात्र कर रहा हो, यह दुर्दशा ही है। इस दुर्दशा से बाहर आने के लिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के रूप में आज हम क्या विचार कर सकते हैं, यही बात कहने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले इस बात के लिए भी आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि राजनीति विज्ञान विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का बहुत आगे बढ़कर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहा है। आपने मुझसे पहले के जिन वक्ताओं का उल्लेख किया वे सब मुझसे ज्ञान में वरेण्य हैं, मैं उनके बराबर अध्ययन मेरा नहीं है, फिर भी मैं अपनी जानकारी समझ के अनुरूप आपसे बात करने का प्रयत्न प्रारंभ करता हूं। हम राजनीति विज्ञान को कैसे देखते हैं? आपने देखा प्रोफेसर कुहाड़ ने राजनीति विज्ञान विषय के व्यापक क्षेत्राधिकार में जिन भी प्रश्नों की उद्भूति, निर्मिति, उत्पत्ति और प्रस्तुति, उपस्थिति संभव थी, वो लगभग हमारे सामने सूत्र रूप में रखी। और ये जिज्ञासाएं, ये उत्कंठाएं, ये कौतूहल, ये मन में विचार बहुत ऐसे लोगों के आता है जो राजनीति विज्ञान से प्रत्यक्ष से संबद्ध नहीं है, जिनका राजनीति विज्ञान से कोई सामने लेना देना नहीं है। मैं प्राय कहता हूं हम बड़ी गर्हित दृष्टि से राजनीति को देखते हैं। हमारी विचार में, हमारे बोलने में, हमारे कहने में और देखने में, सब में राजनीति के प्रति हमारी दृष्टि बहुत सकारात्मक, बहुत सम्मानजनक प्राय नहीं होती। बहुत सारे लोगों से आप बात करिए, मोहल्ले में आपको सुरक्षा का प्रश्न है, आप एक मोहल्ला एसोसिएशन बनाते हैं, एक बड़े सीनियर आदमी के पास जाते हैं, प्रोफेसर अमर सिंह जैसे सीनियर आदमी के पास, उनसे कहते हैं आप हमारी इस एसोसिएशन के महासचिव बन जाओ। वो कहते हैं मुझे इस राजनीति में नहीं पढ़ना है, मुझे इस राजनीति में नहीं पढ़ना है। लोग क्रिकेट में कोई टीम हार जाती है, कहते हैं इसमें बड़ी राजनीति है। फिल्मों में कुछ हो रहा है तो कहते हैं इसमें बड़ी राजनीति है। जिसको देखो वो कहता है राजनीति है और राजनीति खराब चीज है। इस दृष्टि से कहते हैं बड़ी खराब चीज है, बहुत बुरी चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। और मैं एक प्रश्न पूछता हूं, भारत के वैज्ञानिकों ने उपग्रह विश्व में, अंतरिक्ष में भेजने की तकनीक विकसित कर ली, लेकिन वो उसे भेजें ना भेजें ये निर्णय कौन लेता है? राजनीतिक व्यवस्था लेती है। परमाणु बम का बनाने की
क्षमता हमने विकसित कर ली, लेकिन उसका विस्फोट किया जाना, उसका निर्णय कौन लेता है? राजनीतिक व्यवस्था लेती है। हम इस देश में किस आयु में अपने घरों में लड़कियों की शादी कर सकते हैं, ये निर्णय किसने लिया हुआ है? राजनीतिक व्यवस्था ने लिया हुआ है। हम में से कौन सी जातियां पिछड़ी हुई हैं, कौन सी पिछड़ी हुई नहीं है, ये निर्णय के लिए हम किसके पास जाते हैं? राजनीतिक व्यवस्था के पास जाते हैं। भारत की ओर से कौन से खेल खेलने कौन सी टीम जाएगी, ये निर्णय कौन लेता है? राजनीतिक व्यवस्था लेती है। हमारे आहार व्यवहार, हमारे जीवन के लगभग प्रत्येक आयाम राजनीतिक व्यवस्था हमें बताती है। हम कौन सा टीवी चैनल देख सकते हैं, कौन सा नहीं देख सकते। राजनीतिक व्यवस्था अचानक कहती है पुस्तक नहीं पढ़ सकते आप, ये फिल्म नहीं देख सकते आप, ये साइट नहीं चला सकते आप। राजनीतिक व्यवस्था निर्णय लेती है। मेरे जीवन के जन्म से लेकर, अच्छा जन्म हुआ है, जन्म का एक प्रमाण पत्र चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था तय करती है। मृत्यु हो गई है, उसके बाद की कार्रवाई होती है, राजनीतिक व्यवस्था तय करती है। तो जन्म से मृत्यु तक के मेरे जीवन के सारे क्रियाकलापों को नियमित, नियंत्रित, सुव्यवस्थित, सुगठित करने वाली और अधिनियमित करने वाली व्यवस्था को हम राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। और फिर कहते हैं राजनीति अच्छी चीज नहीं है। इसके माने हम अपने जीवन के अधिकार किनको देना चाहते हैं, किनको दिए हुए हैं, ये प्रश्न हमारे सामने आ जाएगा। इसलिए अर्थ ये हुआ कि राजनीतिक व्यवस्था या राजनीति होना खराब नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे तत्व जरूर आ जाते हैं, ऐसे तंत्र जरूर आ जाते हैं जो प्रतीकात्मक रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं और हम उनके आधार पर कोई अपने निर्णय बना लेते हैं। इसलिए हमारे निर्णय हमारी सीमित प्रतीकात्मक ज्ञान की सीमाओं, परिधियों के आधार पर नहीं होने चाहिए। राजनीति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तंतु मनुष्य के जीवन का है। वह इतना महत्वपूर्ण है कि हमने कहा हम किसी भी समस्या के लिए आज भी राज्य से अपेक्षाएं करते हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के उत्सव के उल्लास में उन्मत्त समाजों ने भी प्रायः अपनी समस्याओं के लिए प्रायशः राज्य के विनिवेश के आग्रहों को रेखांकित किया कि राज्य विड्रॉ कर रहा है, रिट्रीट ऑफ द स्टेट बोला हमने, विड्रॉल ऑफ द स्टेट बोला। तब भी हम निरंतर राज्य के पास जाते हैं विभिन्न मांगों के लिए। हमारे पास राज्य के पास जाने की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ रही हैं। आपने अनेक राज्यों में इस प्रकार के आंदोलन देखे हैं, राज्य के पास जाते हुए कि हमें पिछड़ा घोषित कर दो। एक समुदाय कहता है हमें पिछड़ा घोषित कर दो, हम पिछड़े हैं, ये है नहीं है, ये राज्य बता देगा। राज्य के पास जाते हैं हम, राज्य के पास कोई भी समस्या समाधान के लिए जाते हैं, पुस्तकों के लिए जाते हैं, जब कोई दुर्घटना हो जाती है हम राज्य से के पास जाते हैं। इसलिए राजनीति एक महत्वपूर्ण आयाम है। आज जरूर ऐसा हुआ कि उसने केवल मानव जीवन के आर्थिक आयाम, मेरी जेब में जो मुद्रा है ये चलेगी नहीं चलेगी, 8 नवंबर को एक दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि नहीं चलेगी, वो बेकार हो गई। राज्य ने निर्णय कर दिया आर्थिक आयाम पर भी, अब उन्होंने बता दिया ये वाला चलेगा। इसलिए ये मानकर चलिए इंजेक्शन लगेगा नहीं लगेगा, वैक्सीनेशन होगा नहीं होगा, ये राजनीतिक व्यवस्था तय करती है। वोट कब दे सकते हैं आप, राजनीतिक व्यवस्था तय करती है। इसलिए मैं आप सब मित्रों से कहना चाहता हूं जो राजनीति विज्ञान पढ़ते पढ़ाते हैं, अध्ययन करते हैं, राजनीति विषय के बारे में, राजनीति विज्ञान विषय के बारे में आपका आत्मविश्वास, आपका बल, आपकी शक्ति और आपका अपने ऊपर अभिमान निरंतर विद्यमान रहना चाहिए, वर्धमान रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। हमने अपनी परंपरा में भारतीय चिंतन की जो राजनीतिक चिंतन की भारतीय दृष्टि है, उसमें हमने राजनीति को इस रूप में नहीं देखा था। राजनीति एक मनुष्य का महत्वपूर्ण अंग है। राजधर्म कहा, उसे दंड नीति कहा, उसे जो भी शब्द हमने जिस भी विचारक ने लिखे, वो मानव जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णायक आयाम है, लेकिन वो सामाजिक व्यवस्था से बड़ा नहीं है। वो सामाजिक व्यवस्था के का अतिक्रमण नहीं करता, वो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजनीतिक चिंतन की भारतीय दृष्टि का मूल मंत्र यही है कि वह समाज की परिधि में नियमित होता है, निर्धारित होता है, कार्य प्रवृत्त रहता है। इसीलिए हमने उसे जब दंड कहा, जैसे प्रश्न किया कुहाड़ साहब ने, राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति क्यों है, इसकी उत्पत्ति क्यों होती है, युधिष्ठिर ने प्रश्न किया भीम से, को दंड कीदृशो दंड, यह दंड क्या है, ये राजधर्म क्या है, ये व्यवस्था क्या है, ये कैसा है, किम परायण, क्या करता है, इससे क्या होता है, इससे किसका लाभ होता है, इसे क्या इसकी परिधि है, इसे क्या करना चाहिए, इसे क्या नहीं करना चाहिए। यह प्रश्न
और प्रश्न पूछना, जिज्ञासाएं, अपनी उत्कंठाएं प्रस्तुत करना भारत की बड़ी पुरानी परंपरा है। मैं प्रायशः अपने मित्रों से कहता हूं, भारत में प्रश्न पूछने का इतना सम्मान है कि हमने अपनी 108 उपनिषदों में एक उपनिषद प्रश्नोपनिषद बनाई हुई है। हमारी उपनिषद का नाम ही प्रश्नोपनिषद है। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए युधिष्ठिर ने जो प्रश्न पूछे, उससे पहले के प्रश्न भी, ऐसा नहीं वैदिक काल में राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ। राजनीतिक चिंतन हम कहते हैं, पश्चिम से बहुत सारे मेरे मित्र राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन प्रारंभ करते हैं और बड़े गर्वपूर्वक कहते हैं। अभी एक कार्यक्रम में था, वहां भारतीयकरण की बात कर रहे थे एक मित्र और कह रहे थे राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। भारतीयकरण होगा कैसे यदि पिता को हमने मान लिया अरस्तु को। अरस्तु की पीढ़ियां, अरस्तु के समाजों ने जब वस्त्र पहनना नहीं सीखा था, तब भारत का ऋषि है सहस्रों वर्षों पूर्व विषय राजा प्रतिष्ठित कह रहा था। विश्व में राजा प्रतिष्ठित है, राजा राज व्यवस्था की बात करता था। विषाम त्वा सर्वाम वांछन्तु, सारी प्रजा, सारे लोग तुम्हारी चिंता करें, तुम्हारी आकांक्षा करें, तुम्हें चाहें, तुम में एकदम भावात्मक रूप से समाविष्ट हो, ये विचार कर रहा था। राष्ट्रम वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिता इदम राष्ट्राय इदम नमम, ये राष्ट्र के बारे में विचार कर रहा था। और ऋषि उपनिषद काल में भी कह रहा था कि राष्ट्र का जन्म ओजश्च बलश्च जातम, ये किस लिए हुआ? विश्व के कल्याण के लिए हुआ, लोगों के कल्याण के लिए हुआ। उस समय भी वेद की ऋचाएं प्रार्थनाएं कर रही थी, योगक्षेम नह कल्पताम, नह संस्कृत में हमारा कहते हैं, हमारे योगक्षेम की कल्पना करो। और ये कल्पना केवल स्वप्न नहीं है, कल्पना का अर्थ है आयोजना करो, विचार करो, इसको आगे बढ़ाओ, क्रिया रूप में लाओ, इसे कार्य रूप में परिणत करो। सारे विश्व भर का योगक्षेम की चिंता करो, यह चिंता करने की प्रार्थनाएं कर रहा था वेद का ऋषि। वैदिक ऋषियों की प्रार्थनाओं से चलते हुए हम राज्य को एक ऐसी पृथक संस्था जो किसी शून्य में काम करती हो नहीं मानते थे। हम मानते थे कि समाज की सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे से आबद्ध हैं, एक दूसरे से संयुक्त हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे से परस्पर पारंपरिकता, पूरकता के रूप में काम करती हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, प्रतिरोधी नहीं है। इसीलिए हम विवाद नहीं करते थे। जिन्होंने कहा एक वाद का प्रतिवाद होगा और फिर संवाद होगा और वो संवाद वाद बनेगा, उनका वाद विवाद में ही समय नष्ट हो गया और व्यवस्थाएं भी और उनकी विचारधाराएं भी नष्ट हो गई। भारत ने कहा वादे वादे जायते तत्वबोध, एक वाद होगा, एक विचार होगा, एक विचार मेरे पास होगा, एक संजय भाई के पास होगा, एक अनुपम शर्मा बैठी है उनके पास होगा। हो सकता है हमारे विचार एक दूसरे से सहमत ना हो, हमारे विचार एक दूसरे के सहमति जैसे ना लगते हों, लेकिन विरोधी नहीं होंगे, शत्रु नहीं होंगे, वे केवल पृथक विचार होंगे। वो मेरे सोचने की दृष्टि, जहां मैं बैठा हूं, मैं प्राय कहता हूं दृष्टिकोण कैसे बनता है, किसी कमरे में मैं खड़ा हो जाऊं, मेरे श्रोता दाहिने ओर होंगे तो वो मेरे दाहिने ओर हैं, उनके लिए मैं बाईं ओर हूं, वाम हो जाएगा। ऐसे ही वामपंथ बना था, ऐसे ही दक्षिण पंथ बना था। राजनीति विज्ञान के मित्र जानते हैं दक्षिण पंथ और वामपंथ शब्द की व्युत्पत्ति इसी रूप में हो गई थी। लेकिन ये दृष्टिकोण एक दूसरे के शत्रु नहीं हो सकते। यदि शत्रु नहीं हो सकते तो हम इन वाद और वाद से एक बोध की ओर जाएंगे, एक ज्ञान की ओर जाएंगे, एक मति की ओर जाएंगे, एक श्रेष्ठत्व की ओर जाएंगे और एक एकत्व, ऐसे एकात्म रूप की ओर जाएंगे जो सबकी चिंता कर सके। और जब सबकी चिंता कर सके तो राज्य नाम की व्यवस्था सबकी चिंता करने के लिए, सबके कल्याण के लिए। बहुत सारे मेरे मित्र कहते हैं आपके प्राचीन भारतीय चिंतन में प्रजा शब्द है और वो प्रजा का अनुवाद अंग्रेजी में सब्जेक्ट से ढूंढते हैं, जबकि सब्जेक्ट नहीं है प्रजा, प्रजा सब्जेक्ट नहीं है। प्रजा शब्द की व्युत्पत्ति प्रकृष्टेन जागर्ति थी, हमारे साथ जो प्रभावशाली रूप से रहता है, जीवन जीता है, जागृत रहता है, वह प्रजा है। एक व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति विशेष को एक दायित्व दिया जाता था भारतीय चिंतन की दृष्टि में। भारतीय राजनीतिक चिंतन केवल एक व्यक्ति विशेष को श्रेष्ठत्व नहीं दे रहा है। राजतंत्र के रूप में जब हम वर्णन करते हैं तो प्राय हमारे मन में आता है राजतंत्र, अरस्तु ने बता दिया था, एक व्यक्ति में यदि सत्ता केंद्रित हो जाएगी तो उसके अधिनायक होने की संभावना होगी।
कुहाड़ साहब ने एक प्रश्न किया था कि ये एक ऐसा भी अधिनायकवादी विचार का भी एक प्रश्न आ रहा है, ये क्या होता है। मैं कहना चाहता हूं, भारत ने राजतंत्रों का वह स्वरूप नहीं जाना जो हमने पश्चिम के राजतंत्रों का पढ़ा है। पश्चिम के राजतंत्रों का सारा स्वरूप प्रायशः अधिनायकवादी, निरंकुश, आतताई, अत्याचारी है, क्रूर है, दमनात्मक है। भारत में हमें अत्याचारी, क्रूर, दमनात्मक, आतताई, निरंकुश, अधिनायकवादी शासकों का कोई उल्लेख ज्ञात नहीं है। क्यों ज्ञात नहीं है? भारत में शासक सामाजिक व्यवस्था से बड़ा नहीं है, वो धार्मिक कही जाने वाली कर्तव्य बोध की व्यवस्था से बड़ा नहीं है, वो एक चेतना, सामाजिक चेतना जिसमें सब आबद्ध रहते हैं, जिससे सब नियमित भी होते हैं, उससे बड़ा नहीं है। इसलिए भारत का राजा जब शपथ लेता है, शपथ ब्राह्मण में उसकी शपथ बताई गई है, वो कहता है मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं आपके कहने पर ही करूंगा, मैं प्रजा के लिए करूंगा। और उसके बाद कहता है अदंड्योस्मि, अब मैं दंड से परे हो गया हूं, अब मुझे कोई दंडित नहीं करेगा, अब मैं सबके दंड का निर्धारण कर सकता हूं। तो पुरोहित एक कुशा का दंड प्रतीकात्मक है। उस कुशा के दंड से उसकी पीठ पर 3 बार प्रहार करता है और कहता है धर्म दंड्योसी, धर्म का दंड तुमसे भी बड़ा है, तुम्हारे ऊपर भी चलेगा। यह धर्म कैसा है? यह धर्म है कर्तव्य बोध का, यह धर्म है चेतना का, यह धर्म है सामाजिक मर्यादा का, यह धर्म है सांस्कृतिक परिधि का, यह धर्म है व्यक्तियों के सबके कल्याण की चिंता करने का। और इसीलिए कौटिल्य ने कहा राजा का धर्म है कि वह केवल प्रजा की चिंता करे, उसका अपना कोई हित नहीं है। राजा का हित केवल प्रजा के हित में ही विद्यमान है। यदि जिसे प्रजा कहा जा रहा है, इसलिए मैंने कहा वो सब्जेक्ट्स नहीं है। यदि सब्जेक्ट्स होता तो वेद का ऋषि ये घोषणा न करता यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु। जिससे भी श्रेष्ठ समझते हो, उचित समझते हो, सही समझते हो, सम्यक समझते हो, उससे हमें अभय करो। ततो नो अभयम कुरु, उससे हमें सबको अभय करो। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, हमारी प्रजा का कल्याण करो। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य, और हमारे इन पशु पक्षियों का, इस जैविक विविधता का, हमने अभी पर्यावरण दिवस मनाया परसों, इस जैव विविधता का, इसका भी संरक्षण करो। देवताओं से, प्रकृति से, अदृश्य से, निर्गुण से, निराकार से, परम ब्रह्म से प्रार्थना कर रहा है ऋषि और कह रहा है सबकी चिंता करो, सबका ध्यान रखो। वो सबका ध्यान रखने में सबके अलग अलग कुछ दायित्व भी रखे जाएंगे। तो राजा को भी एक दायित्व दिया जाएगा। वह दायित्व वो 7 अंगों में एक अंग होगा। सप्तांग का सिद्धांत भारतीय व्यवस्था में आया, जो महाभारत में भी है, जो मनु में भी है, जो कौटिल्य में भी है, जो कामंदक में भी है, जो बृहस्पति शुक्र में भी है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत भेद होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया होगा किसी ने, लेकिन है। और वह सप्तांग का एक अंग है राजा। लोगों ने मान लिया जब राजा है तो राजतंत्र होगा, राजतंत्र होगा तो निरंकुश होगा। यह जो एनालॉजी थी यह ठीक नहीं थी, यह अनुचित थी। यह हमारे युग, हमारे समय, हमारे क्षेत्र, हमारी परंपरा, हमारे इतिहास के अनुरूप अनुकूल नहीं थी। हमारे यहाँ असंभव थी। एक राजा हुआ और उसका बेटा जो युवराज है, राजकुमार है, वो प्रजा के कुछ लोगों को परेशान करता है। लोग उसे जाकर राजा से कहते हैं ये परेशान करता है साहब आपका लड़का, ये कल को राजा बनेगा, क्या करेगा? वो कहता है ये राजा बनेगा क्यों, मैं इसे आज ही देश से निकाल देता हूं। यदि प्रजा को परेशान करता है तो ये आवश्यक नहीं है कि ये राजा बनेगा, कुछ और इसका तरीका ढूंढ दिया जाएगा। हमारे राजाओं के पदों पर बैठाए जाने वाले व्यक्तियों के, वो केवल ऐसे ही नहीं कि जनवंश से पैदा हो गए, उनकी ट्रेनिंग, उन्हें इस प्रजा के हित में संयुक्त करने की दृष्टि निरंतर रही। आप जानते हैं ग्रंथ लिखा गया पंचतंत्र, हम में से बहुत सारे लोग उसे पशु पक्षियों की कहानियों के रूप में जानते हैं। वो चूहे की कहानी, बिल्ली की कहानी, बिलाव की कहानी, शेर की कहानी, खरगोश की कहानी, कौवे की कहानी, इनकी कहानियां हैं उसमें। लेकिन वो कहानियां नहीं है। उन कहानियों के माध्यम से उन 4 राजकुमारों को विष्णु शर्मा नाम का, और वो हम कहते हैं ऋषि। मैं प्राय अपने मित्रों से कहता हूं आजकल ऋषि क्या होता है? ऋषि माने हमने सोच लिया कोई एक बहुत बड़ी सी लंबी दाढ़ी बढ़ाए होगा और गेरुआ वस्त्र पहना होगा, जंगल में रहता होगा, तपस्या करता होगा, बस वो ऋषि है। मैं कहता हूं ये विश्वविद्यालयों में बैठे हुए आचार्य ऋषि हैं। वो ऋषि ही थे
जो एक विषय विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे थे, कोई अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहा था, कोई खगोल शास्त्र में काम कर रहा था, कोई आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा था, कोई चिकित्सा का अध्ययन कर रहा था, कोई दंड नीति का अध्ययन कर रहा था, कोई कामशास्त्र का अध्ययन कर रहा था, कोई भेषज का अध्ययन कर रहा था, तो शल्य क्रिया का अध्ययन कर रहा था। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले, विशेषज्ञ हो जाने वाले, श्रेष्ठता प्राप्त कर लेने वाले, समाज को मार्गदर्शन देने की क्षमताएं अर्जित करने वाले लोग ऋषि थे। और ऐसे ही ऋषि हमारे को प्रत्येक समाज में, प्रत्येक समय में उपलब्ध रहे। ऐसे ही ऋषि ग्रंथ लिखते रहे, कभी अर्थशास्त्र की परंपरा में अर्थशास्त्र लिखते रहे। हमने जाना क्यों नहीं? कुमार साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था, हमने अब तक फिर जाना क्यों नहीं? जाना यूं नहीं, दुर्भाग्य से हमें ये स्वीकार करने में भी थोड़ी सी झिझक होती है, राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक ही कारणों से, कि हमने पिछले सहस्रों वर्षों में अनेकानेक आक्रमण जो देखे, उन आक्रमणों ने अधिकतम जो प्रभावित किया ज्ञान के क्षेत्रों को किया, विद्या के क्षेत्रों को किया, और उसका परिणाम हुआ कि हमारे पास सुरक्षित वह थाती बहुत सीमित मात्रा में रह गई। आप में से बहुत मित्र जानते होंगे 1906 से पहले कोई कौटिल्य के ग्रंथ का स्वरूप जानता नहीं था कैसा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कैसा है। हमने सबने कौटिल्य का नाम पढ़ा है, मुद्रा राक्षस में कौटिल्य का वर्णन आता है, भास अपने नाटकों में कौटिल्य का वर्णन करता था, विशाख दत्त ने कौटिल्य का वर्णन किया है। एक चालाक तेज कुटिल ब्राह्मण के रूप में हमने उसे जान लिया, उसकी एक छवि निर्मित कर दी गई। बहुत सारे समझदार लोगों ने करीब करीब 1400-1500 के पास पैदा होने वाले मैकियावेली से और ईसा से 300-350 साल पैदा होने वाले कौटिल्य को तुलनात्मक रूप से 1700-1800 साल के कालखंड को ऐसे समाप्त करते हुए बराबरी खड़ी कर दी कि आधुनिक मैकियावेली है। मैकियावेली और कौटिल्य का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कौटिल्य क्या था ये हम जानते नहीं थे। बड़े संयोग की बात है, 1906 में पहली बार महात्मा जी ने हिंद स्वराज लिखी थी, वो बाद में 1909 में प्रकाशित हुई। कौटिल्य का जो ग्रंथ है वो भी 1906 में पहली बार, एक मैसूर के पंडित थे श्यामा शास्त्री, वो किसी के पास से वो उन्हें पांडुलिपि मिल गई, मैसूर के राजा ने उसे प्रकाशित किया। पहले वो जर्नल में प्रकाशित हुई और फिर 1909 में वो सबके सामने आई, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मात्र को आप पढ़ते हैं तो क्या कहता है? वो कहता है देखो भाई, मैंने अपने से पहले 12 अर्थशास्त्र के आचार्यों का अध्ययन किया है, 12, एक आध नहीं। वो कहता है अर्थशास्त्र की एक परंपरा है, उन लोगों ने लिखा है, उसमें से जो मुझे अपने लिए लगा उसमें से सारभूत और कुछ मेरा अपना जोड़कर मैं ये आपके राजाओं के लिए एक रूल बुक लिख रहा हूँ, गाइड बुक लिख रहा हूँ, ये कह रहा है, एक नियम पुस्तिका लिख रहा हूँ। और जब वो 12 कह रहा है तो मूलतः वो 21 आचार्यों का वर्णन कर रहा है, 4 स्कूल ऑफ थॉट्स का वर्णन कर रहा है। लेकिन हो क्या गया जिनका वो वर्णन कर रहा है? जब वो कहता है विशालाक्ष ने ये कहा, जब वो कहता है पिशुन ने ये कहा, जब वो कहता है वातव्याधि ने ये कहा, बाहुदंती पुत्र ने ये कहा, किंजल्क ने ये कहा, हमें किसी की पुस्तक उपलब्ध नहीं है। कौटिल्य का ही हमें 1906 में मिला है, वो कहाँ नष्ट हुआ, कहाँ छिप गया, कहाँ विलुप्त हुआ। या तो हम ये मान लें कि कौटिल्य झूठ बोल रहा है, और यदि कौटिल्य झूठ बोल रहा है तो वो इतने सिस्टमेटिक तरीके से, और ये जिन नामों को वो ले रहा है वे नाम शांति पर्व में भी बहुत सारे महाभारतकार व्यास भी ले रहे हैं कि ये राजनीति विज्ञान, दंड नीति, राजधर्म जिसका चिंतन प्रारंभ हुआ, उसके लिए पहले एक व्यक्ति ने इतने हजार श्लोकों की एक पुस्तक लिखी, फिर उस पर इस व्यक्ति ने एक समीक्षा लिखी, फिर उस पर ये लिखा गया, फिर अब मैं लिख रहा हूं, और बाद में फिर मनु भी लिखते हैं, शुक्र भी लिखते हैं, बहुत सारे और लोग भी लिखते हैं। कामंदक उनका शिष्य है, कौटिल्य का प्रत्यक्ष कभी नहीं मिला उनसे, लेकिन गुरु मानता है और वो भी लिखता है। और पूरी परंपरा सोमदेव सूरी तक राजनीति रत्नाकर की हमारे सामने विद्यमान है। लेकिन ऐसे में कौटिल्य राजनीति की परिभाषा भी करता है। होगी क्या राजनीति का काम, क्या होगा? अलब्ध लब्धार्था, जो उपलब्ध नहीं है, जो प्राप्त नहीं हुआ है, उसे प्राप्त करना, उसे प्राप्त करने वाली अलब्ध लब्धार्था, अलब्ध को प्राप्त कराने वाली, प्राप्ति सुनिश्चित कराने वाली लब्ध परिरक्षिणी, और जो मिल गया उसे सुरक्षित रखने वाली, जो हमें प्राप्त हो गया उसे सुरक्षित रखने की विचार रखने वाली लब्ध परिरक्षिणी, रक्षित विवर्धिनी। अभी कुहाड़ साहब ने कहा हम जो करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो दुनिया के सामने भी आना चाहिए। हम जो रिसर्च करते हैं, हम ये जर्नल्स क्यों निकालते हैं, हम ये सेमिनार क्यों करते हैं, जो हम करते हैं वो दुनिया के सामने आना चाहिए। तो रक्षित विवर्धनी, जो रक्षित हो गया है उसे विवर्धित करने वाली, बढ़ाने वाली, और फिर जो विवर्धित हो गया उसे
वृद्धेषु तीर्थेषु प्रतिपादिनी च, यहां है संकट। प्रोफेसर कुहाड़ ने एक सवाल खड़ा किया था और उन्होंने पूछा था कि ये ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया तक नहीं पहुंचा। वो इसलिए नहीं पहुंचा प्रायशः कि वो जिस भाषा में था उसका अनुवाद का परिश्रम जिन लोगों ने किया उनके मंतव्य भिन्न थे, उनकी दृष्टि भिन्न थी। अन्यथा वृद्ध का अनुवाद उन्होंने बूढ़े मात्र किया, तीर्थ का अनुवाद उन्होंने तीर्थ मात्र किया, तीर्थ को आधुनिक अर्थ में जैसे हम देखते हैं वैसा मान लिया, जबकि इसका सामान्य अर्थ है वृद्धेषु तीर्थेषु। वृद्ध वे हैं जो ज्ञान वृद्ध हैं, जो वय वृद्ध हैं, जो पद वृद्ध हैं, जो किसी भी प्रतिष्ठा में वृद्ध हैं, जो मान्यता में वृद्ध हैं, जो आवश्यकता में वृद्ध हैं, जिनकी जो उचित सम्यक समझते हो, जिसको वेद के ऋषि ने कहा यतो यतः समीहसे। तो वृद्धेषु तीर्थेषु प्रतिपादिनी च, इसका अर्थ है सुपात्रों में वितरित करना, और उसे जो भी हमारे पास उपलब्ध हो गया उसे सुपात्रों में वितरित करने वाली जो दृष्टि है वो भारतीय दृष्टि है, राजनीतिक चिंतन की, राजनीतिक व्यवस्था की। इसीलिए राजा को हमने एक शासक नहीं माना, राजा को हमने पिता के रूप में माना। और कवि कहता है प्रजा प्रजानाथ पितेव पासी, हे राजा तुम इस प्रजा की पिता की तरह पालन करो, पिता की तरह तुम इसकी रक्षा करो। और वो भी कहते हैं वो सब जितने भी बंधु कृत्य हैं वे लोग तो कर लेते हैं, ये मूल रूप में पिता तो ये है, राजा है, वो चिंता कैसे करता है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन की बात भी कुहाड़ साहब ने की। आधुनिक रूप में भारत में, आधुनिक भारत में, स्वातंत्रोत्तर काल के भारत में, भारतीय राजनीतिक चिंतन में, भारतीय परंपरा के सबसे बड़े संवाहक के रूप में जिस व्यक्ति को हम जानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, जिनके नाम पर आपके विश्वविद्यालय में कौशल विकास केंद्र भी है, उन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, कालिदास का एक श्लोक उन्होंने उल्लिखित किया, उन्होंने कहा प्रजानाम विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि। प्रजा के लिए, फिर से कह रहा हूं, प्रजा सब्जेक्ट्स नहीं है, प्रजानाम विनयाधानात्, प्रजा में विनय के आधान से। हम पॉलिटिकल साइंस के रूप में वेस्ट का जिसे पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, पश्चिम का राजनीति विज्ञान, उसमें राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में, राजनीति विज्ञान के दायित्व में, राजनीति विज्ञान राजनीति और राज्य के अंगों के रूप में सबसे महत्वपूर्ण दायित्व किसको समझते हैं? नियमन को, रेगुलेशन को, व्यवस्थापन को, विधायन को। कालिदास कहता है प्रजानाम विनयाधानात्, प्रजा में विनय के आधान से, विनय के संचार से, अनुशासन के संचरण से, प्रवाह से, रेगुलेशन से, व्यवस्थापन से, प्रजानाम विनयाधानात् रक्षणात्। और रक्षण क्या है? वो केवल सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, रक्षण केवल सीआईएसएफ पुलिस नहीं है, रक्षण पूरे संपूर्ण रूप में व्यक्ति की आजीविका का विचार करना, उसके जीवन का विचार करना, जिसे आज का भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में कहता है हमारे जीवन का मौलिक अधिकार, उसकी चिंता करना। राज्य उसकी चिंता करे, राजा उसकी चिंता करे, व्यवस्था उसकी भी चिंता करे, रक्षणाद और भरणादपि, उसकी आजीविका की चिंता भी करे, रोजगार की चिंता भी करे, उसे नौकरी मिलेगी उसकी चिंता भी करे, पढ़ लिख कर मेरा विद्यार्थी क्या करेगा उसकी चिंता भी करे, समाज में आजीविका प्राप्त करते समय वो कैसे नागरिक के रूप में जाएगा इसकी चिंता भी करे। इस रूप पे प्रजानाम विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि स पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतव। वो कहता है इस रूप में वो उनके पिता के रूप में काम करता था। उनके जो अपने पिता थे वो केवल जैविक पिता थे, मुख्य रूप से दायित्व के रूप में तो वही पिता के रूप में काम करता था। और महाभारतकार इस पिता की व्याख्या में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है। महाभारतकार कहता है कि राजा को चाहिए कि वो अपनी प्रजा का ऐसे पालन करे जैसे पिता हो। और आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, हम अपने बचपन में मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करते हैं, सबसे अधिक सुरक्षित हम कब कहते हैं? अपने पिता के राज में। आज भी कोई कहता है, आपने बहुत सारे लोगों को सुना हुआ है, ये किसी के बाप का है क्या? एक कवि स्वर्गीय हो गए, वो कहते थे हिंदुस्तान किसी के बाप का है क्या? ये बाप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम ये मानते हैं सबसे अधिक सुरक्षित हम अपने पिता के राज्य में, पिता के साम्राज्य में, पिता की परिधि में, उसके सानिध्य में, उनके साये में, उनके रहने में। महाभारतकार कहता है कि जिस राजा के राज्य में पुत्रा एव पितुर्गेहे निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तम, जिस राजा के राज्य में प्रजा के लोग
निर्भय रहते हो, जैसे पिता के घर में रह रहे हैं, पुत्रा पितृगे, जैसे पुत्र पिता के घर में रहते हो, ऐसे जहां रहते हो वो श्रेष्ठतम राजा है। लेकिन यदि पुत्र के रूप में रहते हो तो फिर इस बात की संभावनाएं, इस बात की आशंकाएं विद्यमान होंगी कि राजा कोई भेदभाव करेगा, पक्षपात करेगा। इसलिए महाभारतकार ने यह भी कहा कि राजा अपनी प्रजा को पुत्र की तरह देखे, लेकिन जब निर्णय करने की बात आए तो पक्षपात रहित हो जाए। इसीलिए भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण ऋषि हुआ अत्रि संहिता, उनकी पुस्तक का नाम है। अत्रि ने एक पुस्तक लिखी और उसका एक श्लोक है जो मैं कहता हूं भारतीय राजनीति की भारतीय दृष्टि, राजनीतिक चिंतन की भारतीय दृष्टि का उससे बड़ा उदाहरण मेरे अध्ययन में अभी तक नहीं आया। वो श्रेष्ठतम वाक्य मुझे लगता है, एक श्लोक है और अत्रि कहते हैं कि दुष्टस्य दंड स्वजनस्य पूजा, दुष्ट को दंड देना। अब ये दुष्ट कौन है? दुष्ट वे नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है, वो दुष्ट है। दुष्ट वे नहीं है जो अच्छे, आपको देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो दुष्ट नहीं। दुष्ट कौन है? दुष्ट वो है जो राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करते, दुष्ट वो है जो नियमों के विरुद्ध चलते हैं, दुष्ट वो है जो समाज को कष्ट देते हैं, दुष्ट वो है जो चक्र रचते हैं, दुष्ट वो है जो लोगों के लिए बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, दुष्ट वो है। इसलिए इनके लिए हम क्या करते हैं? इनको हम जेल भेजते हैं, विभिन्न प्रकार के आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं में जेल भेजते हैं, उनको दंडित करना। इसीलिए अत्रि ने कहा दुष्टस्य दंड स्वजनस्य पूजा, और स्वजन की पूजा, स्वजन की पूजा के लिए भी थाली नहीं लगानी है, आरती नहीं करनी है। राज्य को, व्यवस्था को करना क्या है? जो अच्छे लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो अच्छे नागरिक हैं। आपने देखा भारत के प्रधानमंत्री पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं जो लोग नियम से, ईमानदारी से अपना टैक्स देते हैं उनको निश्चिंत निर्भय रहने की आवश्यकता है, उनका सम्मान करने की भी आवश्यकता है। हम आप अपेक्षा करते हैं। ऐसे में स्वजनस्य पूजा, तो स्वजन वे हैं जो राज्य के नियमों के अनुरूप चलते हैं। हम आप चाहते हैं संविधान का पालन सब करें, जो संविधान का उल्लंघन करें वे दुष्ट हैं, जो संविधान का उल्लंघन नहीं करते, संविधान के अनुरूप चलते हैं, वे स्वजन हैं। स्वजनस्य पूजा, पूजा का अर्थ है उनकी चिंता करना। आप पूजा में क्या करते हैं? उसकी सारी चिंता करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, ये क्या है? उसके सारे आयामों की, वस्त्र की चिंता, भोजन की चिंता, जीवन की चिंता, जल की चिंता, क्षत की, सबकी चिंता। राज्य का दायित्व है नागरिकों की चिंता करना। इसलिए दुष्टस्य दंड स्वजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य ही वर्धनम च, और कोश का वर्धन करना। गरीब राज्य काम नहीं चला सकता, उसको अपना कोष बढ़ाना होगा, उसको अपना कर बढ़ाना होगा। लेकिन कर ऐसा ना लगे, आपने कई साल से सुन रहे हैं लोग बोलते हैं टैक्सेशन टेररिज्म, टैक्स टेररिज्म, वो आतंक ना लगे। राज्य ऐसा न हो के टैक्स लगे, कर लगे और हमें लगे इसको चोरी कर लिया जाए, करापवंचन कर लिया जाए, तो वो न्यायपूर्वक लगे, जुडिशियस लगे, जिसे वो फेयर कहा जाता है, जस्टिस एज फेयरनेस। तो फेयर लगे, सही लगे, उचित लगे, सम्यक लगे, ऐसा टैक्स, ऐसा कराधान। न्यायेन कोशस्य ही वर्धनम च, न्यायपूर्वक कोष का वर्धन करना है, लूट कर नहीं। इसीलिए आतताई नहीं हो सकता, अत्याचारी नहीं होगा, लूट कर नहीं करेगा, न्यायपूर्वक करेगा, व्यवस्थानुरूप करेगा। न्यायेन कोशस्य ही वर्धनम च, और फिर कहा अपक्षपात, वो निर्लिप्त होगा। कृष्ण कहते हैं गीता में निर्ममो निरहंकार, निरहंकार, निरपेक्ष, अनपेक्ष, शुचिर्दक्ष, अनपेक्ष, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता। राज्य उस समय अनपेक्ष होगा, शुचि पवित्र होगा, दक्ष अपने काम में करने में समर्थ होगा, ऐसा होना है उसे। और जब ऐसा होना है तो अपक्षपात, और फिर निज राष्ट्र रक्षा, और ये सब करते हुए अपने राष्ट्र की रक्षा भी करनी है, अपने राष्ट्र को शत्रु राष्ट्रों से बचा कर भी रखना है। यहाँ अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी आती है, जिसको हम अपना षाटगुण्य सिद्धांत कहते हैं। वो क्षेत्र मेरा नहीं है, संजय पांडे जी भाई का है, मेरा क्षेत्र नहीं है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। फिर भी मैं कहता हूं हमने मंडल सिद्धांत में, आप आज राजनीति विज्ञान के बहुत सारे लोग ये विचार करने पर बाध्य हुए हैं कि मंडल सिद्धांत में जो कहा गया, क्या वो आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसके बारे में सोचा जा सकता है क्या? क्या उसका अध्ययन किया जा सकता है क्या? अब लोग लिखने लग रहे हैं। इस बात के लिए राजनीतिक चिंतन की भारतीय दृष्टि बहुत सालों तक ऐसे गह्वर में पड़ी रही कि उसकी ओर किसी की दृष्टि नहीं गई, ऐसे गह्वर में पड़ी रही। उसके कितने ही प्रकार के कारणों में आज जाने की दशा में मैं नहीं, लेकिन हमने देखा उस गह्वर से निकलते समय भारतीय राजनीतिक चिंतन अपनी दैदीप्यमान
चमक से ऐसा विश्व भर में आलोकित चमका कि सबकी आंखें चौंधी आ गई। विश्व भर के लोगों ने जब वुड्रो विल्सन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता कह दिया, दलाल साहब क्लासेस में पढ़ा रहे हैं बहुत सालों से, तब लोगों ने देखा लोक प्रशासन का एक ऐसा ग्रंथ ईसा से 350 साल पहले लिख गया कौटिल्य, जो लोक प्रशासन में आज जिसे आप डिमोशन कहते हैं, पदावनति, प्रोफेसर कुहाड़ कुछ लोगों के इंक्रीमेंट रोक देंगे, उससे किसी बात पे नाराज हो जाएंगे, कुछ टीचर गलती कर देगा तो वो डिमोशन, इंक्रीमेंट देना, इंक्रीमेंट रोकना, वेतन वृद्धि, सब प्रमोशन, प्रोन्नति, इस सब के रूल्स कौटिल्य ने ईसा से 350 साल पहले निर्धारित कर दिए। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आज पर्सनल एडमिशन कहते हैं, बहुत सारा काम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे अनुपम ने किया है। आप देखिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की व्यवस्था में मुझे कई बार आश्चर्य होता है, वो ऐसा वर्णन करता है जो याज्ञवल्क्य स्मृति में, कौटिल्य में कि ऐसा वर्णन करते हैं, वो विभागों के अधिकारियों के बैठने के कक्षों के आकार तक निर्धारित करते हैं। इतना आकार होगा, इसका प्रवेश द्वार इधर से होगा, इधर से लोग आएंगे, इतना विस्तृत वर्णन है। लेकिन हुआ क्या, इस सबको हमने जाना नहीं। जाना क्यों नहीं? जाना इसलिए नहीं, मेरे पाठ्यक्रम में भी कभी नहीं था एमए करते समय, लाल साहब के पाठ्यक्रम में भी नहीं रहा होगा एमए करते समय। मैंने तो बाद में पढ़ना प्रारंभ कर लिया। हमने धीरे धीरे धीरे, आज कुहाड़ साहब ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में है, कुछ में भी होगा, हमने पिछले कुछ वर्षों में राजनीति विज्ञान के कुछ मित्रों ने मिलकर देश भर में ये प्रयत्न किए हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन हमारे विद्यार्थी तक पहुंचे। तो एक बार बहुत सारे लोगों को उसमें कुछ ऐसा लगेगा ये ठीक नहीं है, आज नहीं लागू हो सकता, तो ऐसा अरिस्टोटल का बहुत सारा जो लागू नहीं हो सकता, बहुत सारा अरिस्टोटल की दास प्रथा लागू नहीं हो सकती, हम आप सब जानते हैं। वो तो पशुओं से भी दूर मानता है दासों को, वो संभव नहीं है। तो यदि अरस्तु का लागू नहीं हो सकता तो फिर हम कौटिल्य पे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? इसलिए राजनीतिक चिंतन की भारतीय दृष्टि को देखने के लिए हमें सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि पहले राजनीतिक चिंतन की भारतीय जो संकल्पना है उसकी ओर हमारी दृष्टि तो जाए। मेरा आप सबके बीच में आने का उद्देश्य एक ही प्रार्थना है। मैं प्राय कहता हूं दुष्यंत की गजल है, मैं जिसे उड़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं, बस यही कहने आता हूं। आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं, राजनीतिक चिंतन के विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी मित्रों, मेरे शिक्षक साथियों, आप सबसे यही निवेदन करता हूं। उसमें बहुत कुछ हो सकता है आपको मिले जब आप अध्ययन करेंगे। बहुत सारे लोगों ने वो ढूंढ लिया जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और दुनिया को बता दिया देखो भाई राजनीतिक चिंतन में तो ये है, प्राचीन भारत के में उतना सा उन्होंने पकड़ लिया। एक वाक्य, एक श्लोक, कोई जिसका अर्थ भी उन्हें ठीक से अर्थ पता नहीं है, जिन्होंने अर्थ का भी अनर्थ किया हुआ है वो पकड़ लिया। हमने उसको प्रतीक मान लिया और उसके आधार पर हम आगे चलने लगे। हमें ये जानना पड़ेगा क्या ये संभव है। एक सामान्य सा प्रश्न करता हूं, क्या ये संभव है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के बड़े वरिष्ठ देश भर के जाने पहचाने अध्येता हैं आदरणीय कुहाड़ साहब, बहुत सारे इनके पास अवार्ड हैं। मैं विश्वविद्यालय को वो जहां ले गए हैं, ये डॉक्यूमेंट्री से मैंने देखा, मेरे को तो बड़ी ईर्ष्या हो रही थी। मैं एक बहुत पिछड़े हुए नए विश्वविद्यालय में हूँ, उन्होंने काफी संरचनात्मक और विभिन्न प्रकार के प्रगति इस विश्वविद्यालय में की है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन आप में से बहुत कम मित्रों को ये बात पता होगी कि आपके विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। कुहाड़ साहब मुझे लगभग प्रतिदिन बताते हैं, प्रतिदिन वो मेरे बीच में संवाद व्हाट्सएप के माध्यम से हो जाता है। आपके यहाँ अखबारों में जो छप रहा है वो भी मुझे प्रतिदिन पता चलता है, किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। वो इसका अर्थ यह है कि वो केवल आपके विश्वविद्यालय के प्रशासन में लगे हुए नहीं है, विश्वविद्यालय के देश भर में और देश से बाहर की छवि को बनाए रखने में भी वो बहुत परिश्रम कर रहे हैं। ये मैं आपके सामने रेखांकित कर रहा हूँ। ऐसे में अब मेरे सामने एक प्रश्न आता है, ये यदि वो नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा दुनिया को? मुझे कैसे पता चल रहा है? मुझे मालूम है पिछले 6 साल में आपके विश्वविद्यालय में कितने प्रकार के काम हुए हैं। वो इसलिए संभव हुआ कि प्रोफेसर कुहाड़ ने इतना परिश्रम किया, इतना समय निकाला कि मेरे जैसे मित्रों को, छोटे भाइयों को, देश भर के लोगों को ये बताया कि एक विश्वविद्यालय जो नारनौल में एक डिग्री कॉलेज के छोटे से 4-6 कमरों में चल रहा था, आज वह देश भर में A ग्रेड प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय बना। उसके लिए क्या क्या हो रहा है यह प्रस्तुतिकरण हुआ। हमारे राजनीति विज्ञान के समुदाय ने भारत की राजनीतिक चिंतन की दृष्टि, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, पुस्तक, लेखन, उसका ना स्वयं अध्ययन करना चाहा, ना दुनिया को बताना चाहा। बहुत सारे कारण थे, मैं उनको दोषी नहीं कह रहा हूं, मैं केवल दशा बता रहा हूं। दोषी तो इसलिए नहीं है, विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं, संस्थानिक कारण भी होते हैं, व्यक्तिगत कारण भी होते हैं, परिवेश के कारण भी होते हैं, काल के कारण भी होते हैं।
काल के कारण का एक उदाहरण बताता हूं। राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राजनीतिक चिंतन पर सबसे अधिक अध्ययन हुआ है। आप में से बहुत अधिक मित्रों को जानकर आश्चर्य होगा, जितनी भी राजनीतिक चिंतन की भारतीय दृष्टि पर पुस्तकें लिखी गई हैं, श्रेष्ठतम पुस्तकें, वे पश्चिम के विश्वविद्यालयों में, जो पश्चिम जिसको हम कह रहे हैं, इन्हीं के विश्वविद्यालयों में, इन्हीं में बैठकर भारत के लोगों ने, तमिलनाडु से आने वाले, कश्मीर से आने वाले, बंगाल से आने वाले, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले, तेलंगाना से आने वाले, उड़ीसा से आने वाले लेखकों ने, उन विश्वविद्यालय, बिहार से आने वाले लेखकों ने वहां बैठकर पुस्तकें लिखी। हम नाम जानते हैं उनके, हम घोषाल साहब का नाम जानते हैं, हम केपी जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी लिखी, उनका नाम जानते हैं, मुखर्जी ब्रदर्स का हम नाम जानते हैं। हम इन्होंने सबने वहां बैठकर काम किया, वहां से लेकर आए, काम किया। लेकिन लोगों ने जानबूझकर राजनीतिक कारणों से एक वैचारिकी जिन लोगों के हाथ में आ गई देश की, जिन लोगों ने वैचारिक पूरे आभा मंडल पर नियंत्रण कर लिया संस्थागत रूप में, और सत्ता में बैठे हुए व्यक्तियों के प्रश्रय के कारण कर लिया, उन्होंने देश भर को यह बता दिया कि ये जो कह रहे थे, ये तो राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के सहायता के लिए कह रहे थे, एक राष्ट्रवाद बढ़ाना चाह रहे थे। अब हम आजाद हो गए, अब हम इस विथक से बाहर आ जाते हैं, अब हम सामान्य बातें करते हैं। और जो प्राचीन भारत था, क्योंकि हर बात में उन्हें एक वेद वाक्य समझा दिया गया था कि हर चीज में एक वेद वाक्य समझ लो, और वेद वाक्य ये है कि संसार की सारी सभ्यताओं का इतिहास संघर्षों का इतिहास है, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो उन्हें हर एक बात में वर्ग ढूंढने थे, संघर्ष ढूंढना था। जब वर्ग ढूंढने थे तो वाद ढूंढना था, उसका एक प्रतिरोधी शत्रु, प्रतिरोध प्रतिवाद ढूंढना था, तब बात करनी थी। उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने कहा वहां तो जातियों में संघर्ष थे, वहां तो समुदायों में संघर्ष थे, वहां तो बड़े वर्ग थे, वहां तो ये ऐसे विकसित हुआ जैसी कथा हमने बताई है इतिहास के विकसित होने की। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किए जाने के परिश्रम ने और उसके प्रयासों ने परिणाम ये किया कि भारत की राजनीतिक चिंतन की जो मूल दृष्टि थी, वो विकृत रूप में विद्यार्थियों अनुसंधानकर्ताओं के सामने प्रस्तुत कर दी गई। इसलिए ये दुर्दिन हमें देखने को मिले। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप स्वयं पढ़िए। प्रोफेसर कुहाड़ ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था जो कुछ पुराना है सारा वो अच्छा नहीं। मैंने दीनदयाल जी का उल्लेख किया। दीनदयाल जी एक जगह कालिदास का एक श्लोक उल्लेख करते हैं, मैं इसे बहुत जगह मंत्र के रूप में बोलता हूं। कालिदास कहता है पुराण मित्येव न साधु सर्वम, जो पुराना है वो सारा अच्छा नहीं है। मैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का विद्यार्थी हूं, अनेक वर्ष से पढ़ रहा हूं। बहुत कुछ ऐसा लगता है जो आज संभव नहीं है, जो उपयोगी नहीं है, उपयुक्त नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, उपादेय नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। लेकिन बहुत कुछ है जो आवश्यक है, अपरिहार्य है, आवश्यक है, अपरिहार्य है। भारत की अक्षुण्ण सनातन परंपरा केवल सनातन रूप में, कर्मकांडिक रूप में, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूप में विद्यमान रहने के लिए नहीं थी, वो ज्ञान की परंपरा के रूप में विद्यमान रहने के लिए आवश्यक थी। और वो ज्ञान की परंपरा के रूप में विद्यमान तब रहती जब उसमें से श्रेष्ठत्व खोज लेते, वह श्रेष्ठत्व अपने साथ ले लेते, उसमें से कुछ अंगीकार कर लेते। इसीलिए कालिदास कहता है पुराण मिथ्येव न साधु सर्वम, जो पुराना है वो सारा श्रेष्ठ नहीं है। तो न चापि काव्यम अनवद्यवद्यम, न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, जो नया है वो अनवद्य नहीं है। संतः परीक्षा अन्यतरत भजन्ते, समझदार लोग, ज्ञानवान लोग, बुद्धिमान लोग, श्रेष्ठ लोग, तर्कशील लोग क्या करेंगे? परीक्षण करके निर्णय करेंगे। मूढ़ पर प्रत्ययने बुद्धि, मूढ़ दूसरों की बुद्धि का अनुकरण मात्र करेंगे, अनुगमन मात्र करेंगे। हम सहस्त्रों वर्षों की सभ्यता पर अभिमान करने वाले लोग अनुगमन नहीं कर सकते, अंधानुसरण नहीं कर सकते, अनुकरण मात्र नहीं कर सकते, हम किसी की प्रतिकृति नहीं हो सकते, हम अपनी स्वयं की कृति होंगे। हमें स्वयं की कृति होना है तो हमें जानना होगा कि भारत के पास राजनीति की जो दृष्टि थी वो सबके कल्याण की थी, सबकी चिंता की थी। वो स्वेच्छाचारी निरंकुश आतताई शासन की नहीं थी, वह संवेदनशील समाजों की थी, वह व्यवस्थाओं में पूर्ण विश्वासों की थी और व्यवस्थाओं के अतिक्रमण से बचने की थी।
कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म भयावह है। यह धर्म कोई आज का मजहब नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, ये दायित्व है, ये काम है। मुझसे बहुत सारे लोग, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में और शिक्षक के रूप में इतने वर्षों से 4 दशक में बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की समाज की समस्याओं के समय कहते हैं आप लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। प्रशासन के बहुत सारे दायित्व कहते हैं, नगर ये सिटी के जो यातायात की, इसके लिए आपको अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? मेरे विद्यार्थी को अध्ययन में रहना चाहिए, जिनको वो उनका काम है वो उन्हें ठीक से करना चाहिए। हमें इन्हें बताना चाहिए कि वो ठीक से करें, ये बताना भी हमारा ही काम है। इसलिए मेरा धर्म है, शिक्षक के रूप में मेरा धर्म है अध्यापन करना, अध्ययन करना, अनुसंधान करना। विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना, कुलपति का दायित्व प्रशासन करना, मार्गदर्शन करना, दिशा देना, नेतृत्व देना। उनसे आप दूसरा काम क्यों कराना चाहते हैं? जिनका जो काम है वो ठीक से करें। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में, निधनम का अर्थ है पूरी तरह निमग्न हो जाना, पूरी तरह जुड़ जाना, पूरी तरह रम जाना। इसीलिए वो रात को 10 बजे भी और सुबह 6 बजे भी मैसेज पे ये लिख बताते हैं सबको कि हम विश्वविद्यालय में ये कर रहे हैं, इसलिए कि वो निमग्न है विश्वविद्यालय की प्रगति में, विश्वविद्यालय की चिंता में, विश्वविद्यालय की विकास में। यह निमग्नता तब संभव है जब मैं केवल अपना ही काम करूं, जब मैं अपना ही दायित्व करूं। स्वधर्मे निधनम श्रेय फल धर्मो भयावह, दूसरे के दायित्व में नहीं घुसना है। इस अपने दायित्व में संलग्न रहकर श्रेष्ठत्व प्राप्त करना, ये हमारी राज व्यवस्थाओं का भी दायित्व है और उसका परिणाम है। दूसरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैं प्राय अपने बातचीत में अपने मित्रों को, विद्यार्थी मित्रों को वर्षों से कोई ना कोई कथा जरूर सुनाता हूँ। एक कथा महाभारत की छोटी सी आपको सुनाता हूँ, जिससे हमको समझ में आएगा कि हम, श्वेता जी ने संकेत कर दिया है, मुझे समेटना है उनके संकेत से। मुझे लग रहा है मैं बस 1.5-2 मिनट में अपनी बात कहता हूँ। एक कहानी है, 2 भाई हैं, ऋषि हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, अपने अपने गुरुकुल चलाते हैं। एक का नाम है शंख, एक का नाम है लिखित। वो शंख बड़े भाई हैं, लिखित छोटे भाई हैं। लिखित उनसे मिलने के लिए आए हैं और वो कहीं बाहर गए हुए हैं बड़े भाई उनके, तो प्रतीक्षा करते हैं। लोग, विद्यार्थी कह देते हैं आप बैठो, आपके बड़े भ्राता बाहर गए हुए हैं, आने वाले हैं, तब तक आप प्रतीक्षा करो, खाली बैठे, भूख भी लगी है। बड़े अच्छे अच्छे फल हो रहे हैं जंगल में, गुरुकुल है, फल होते ही हैं। अमरूद बड़े अच्छे पक रहे हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। कुछ को तोड़कर खा लेते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं, मुदित होते हैं। इतने में बड़े भाई आते हैं, उनसे कहते हैं भाई साहब आपका आश्रम बड़ा अच्छा है, मैंने ये अमरूद बड़े अच्छे हैं आपके, बड़े मीठे हैं। तो शंख ने पूछा भाई ये अमरूद तुम्हें कैसे पता है मीठे हैं? अरे आप नहीं थे, मैं प्रतीक्षा कर रहा था, अमरूद मुझे दिखे, मैंने खा लिए। तो बोले भाई तुमने अमरूद किसी से पूछ के खाए, किसी से आज्ञा ली क्या? अरे आप थे नहीं। अरे मैं नहीं था तो गुरुकुल में कोई तो होगा, तो इंस्टीट्यूशन है, तो यूनिवर्सिटी है। मैं आऊं, कुहार साहब कहीं बाहर गए हुए, इनके ऑफिस में बैठे हुए, इनके एक लैपटॉप में से कुछ चीज निकालू, टेबल में से निकालू, जेब में रखूं, चोरी है। वो कहते हैं अरे साहब तुमने ये चोरी कर ली, तुमने तो किसी से पूछा ही नहीं। वो कहते हैं अरे आप मेरे बड़े भाई हो गए बड़े भाई, यहाँ तो मैं एक गुरुकुल का व्यवस्थापक हूँ, एक विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ। तुमने इस विश्वविद्यालय की सामग्री जो विश्वविद्यालय के, इस गुरुकुल के कर्मचारियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, परिवारों के लिए थी, उसका एक अंश तुमने बिना किसी की आज्ञा के ले लिया, ये तो चोरी है। बड़े व्यथित होते हैं, कहते हैं हाँ आप कह रहे हो तो चोरी है, चलो बताओ अब मैं इसकी सजा क्या है, आप बताओ। कह रहे ना, ये बताना मेरा दायित्व है कि तुमने चोरी की है। चोरी का दंड क्या निर्धारित होगा वो राज व्यवस्था करेगी। राजा के पास जाओ, राजा बताएगा। वो राजा के पास जाते हैं, सुधनवा राजा है, राजा के पास जाकर ऋषि कहते हैं मेरे बड़े भाई के पास मैं ऐसे से गया था उनके गुरुकुल में और मैंने ऐसे से अमरूद खा लिए, अब उन्होंने मुझे बताया चोरी हो गई, मुझे चोरी का जो दंड है बताओ। अरे यार आप लोग ऋषि लोग हो, पढ़े लिखे हो, कहाँ ही मेरे को ऐसे बवाल में आप डाल रहे हो, अच्छा है हो गया आपस में। वो काफी कोशिश करता है राजा भी, फिर कहता है जब आग्रह करते हैं बुलाओ भाई, जो लोग निर्णय करने वाली है सभा समिति उनको बुलाओ। समिति को बुलाते हैं, बैठाते हैं, दंड बताते हैं, किस हाथ से चोरी किए, इस हाथ में से 2 उंगलियां काट दो, तुमने चोरी की, उस समय दंड ये है। अब इस कथा में मत जाना आपके उंगलियां काट दो, कथा केवल इतनी है, महत्वपूर्ण ये है बाहु में से कि दंड निर्धारण का दायित्व व्यवस्था का है। वो फिर अपने भाई के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने अपने अपराध का दंड राजा व्यवस्था से स्वीकार कर लिया है, मैं आपके पास कह रहे देखो भाई तुमने दंड स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, अब तुम एक काम करो, सामने नदी है इसमें स्नान करके आओ मेरे पास, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। स्नान करने जाते हैं, वो
उनके हाथ ठीक हो जाते हैं, स्वतः ठीक हो जाते हैं। वहाँ उड़ीसा में एक नदी है, उसका नाम है बाहुदा। वो बाहुदा की कहानी यही है, महाभारत की कहानी यही। ये मैं कहानी इसलिए सुनाया हूं आपको, प्रत्येक संस्था जिसका जो दायित्व है, यदि उसे निष्ठा पूर्वक, उसे कर्तव्यनिष्ठ होकर, उसे पूरी ईमानदारी से, उसे पूरी ऊर्जा से, पूरे मन से, लगन से करेगी, तो फिर संकट कम होंगे। हम पश्चिम के राजनीति विज्ञान के भी एक विचारक ने, आपको याद होगा, प्लेटो ने बहुत साल पहले कहा था, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करो, अपना कार्य में विशिष्टीकरण करो। उन सभ्यताओं ने बहुत बाद में कहा, हमने बहुत पहले कहा। इसलिए संसार को विश्व कल्याण की दृष्टि, संसार भर को परिवार मानने की दृष्टि, संसार भर को अपना जैसा मैं हूं, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो मैं हूं वही तुम हो, तत्त्वमसि वही तुम हो, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सब में वही ईश्वर निवास करता है। कृष्ण ने कहा गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर निवास करता है। ईशावास्योपनिषद के इस वाक्य मंत्र ने, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं जगत्याम जगत, यही गीता तक पहुंचा। वो उपनिषदों का सार ही कहा जाता है गीता को, इस रूप में सर्वोपनिषद होगा वो। तो वो उपनिषदों का सार वहां आया है। वह जो विचार है वो भारत की दृष्टि है। लेकिन कई बार हम इसे ऐसे देखने लगते हैं, गीता धार्मिक ग्रंथ है, इसका उपयोग प्रायशः कई पूजा पाठ में होता है, किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए तो शोक के लिए इसके दूसरे तीसरे अध्याय में से कुछ लोग बोल ले जाते हैं, बाकी नहीं पढ़ते हम। वहां राजयोग भी है, कृष्ण राजयोग की बात भी करते हैं। इसलिए इस बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न प्राचीन भारतीय सामाजिक चिंतन के राजनीतिक आयाम में जो दृष्टि है, उसकी ओर हम सबको जाने की आवश्यकता है। हम सब धीरे धीरे उस ओर प्रयास कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रयास कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का इस दिशा में आगे बढ़ा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। अपने सभी इस विभाग के शिक्षक साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने मुझे आज कुछ कहने का, बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका और पुनः एक बार मेरे अत्यंत आदरणीय, बहुत स्नेह रखने वाले आत्मीय अग्रज आदरणीय प्रोफेसर कुहाड़ को प्रणाम निवेदित करता हूं। Thank you so much, sir, for sharing your great vision with us. I think you touch each and every dimension of Indian political thought from ancient era to till today. And I think the best part of speech is that you correlate each and everything you have mentioned this. Personally, I like listening books in your speech. Again, thank you so much, sir, for your contribution. Now, I would like to call Dr. Ramesh Kumar, Associate Professor, Department of Political Science, to moderate the lecture. Dr. Ramesh Kumar, over to you. Thank you, ma'am. Thank you, Sweta ma'am. डॉक्टर रमेश, मैं रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा है, इसलिए रोक रहा हूँ। देखिए, आप सबने भी सुना, मैंने भी सुना, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि देखिए, एक बात मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि मैं कभी कतई ये कोशिश नहीं करता हूँ कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए कह रहा हूँ। मुझे जब इम्प्रेस करना होता है तो मेरे अपने तरीके हैं, वो मैं जो है ना बिना रुकावट के भी करता हूँ। लेकिन आज मेरे हृदय की, लोग गहराई कहते हैं, लेकिन मेरे हृदय के अंदर से जो है जो चीज़ आ रही है, और मैंने शुरू में कहा था कि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नहीं हूँ, और ये वास्तविकता है। और किसी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को सुना मैंने पहले भी है, वो कहते हैं कि हंसे तो पहले भी थे लेकिन आज खूब हंसे, आनंद तो पहले भी आता था, आया है, लेकिन आज बहुत ही आनंद आया। मन मेरा बिल्कुल इतना मोहित हुआ कि मुझे 2-3 कॉल ने भी बीच में डिस्टर्ब किया। मैंने उनको ये कहा कि भाई मैं बाद में बात कर लूंगा, मैं जो है ना मेरा ध्यान उस तरफ है। वाकई इतना आनंद आया, विषय की विशालता के बारे में जो जितने भी आयाम हो सकते थे उनको कितनी
खूबसूरती के साथ जो है टच किया है। कोई ये कहेगा कि जी इंडियन आइडल देखते होंगे ये प्रोफेसर कुहाड़ और वहां से जो है ना ये कर रहे हैं, लेकिन वाकई विषय की क्या अहमियत है और इसके सही में जब हम कहते हैं ना कि हमें अपने विषय के बारे में जो है ना एडवर्टाइज करना चाहिए। मैं हमेशा हर सब्जेक्ट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कहता हूं कि बुलेटिन में जो है ना आप ये बताइए हमें कि एक विद्यार्थी को ये विषय क्यों लेना चाहिए, पढ़ के जो है ना वो विद्यार्थी कहाँ पे जॉब मिल सकती है, क्या कार्य कर सकता है, वो सब इसमें लेके आइए। तो आप देखिए कि मैंने पूरी कोशिश की है ये पकड़ने की, और मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने अपने व्याख्यान के द्वारा इस राजनीतिक विज्ञान में जो इंटरडिसिप्लिनरिटी विद्यमान है, और यही नहीं मैं तो ये भी कहूंगा कि जो मल्टीडिसिप्लिनरिटी विद्यमान है उसको हमारे सामने लेके आए। और मैंने कुछ चीजें पकड़ी हैं। मैं अपने पॉलिटिकल साइंस की पूरी फैकल्टी को एक दिन बैठूंगा और मैं बताऊंगा कि आप अपने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को जो है ना आपको ओरिएंटेशन देने की जरूरत है। और ये सही समय है कि अगर हमारे राजनीतिक चिंतन पे, राजनीतिक दर्शन पे अगर काम हुआ है, थ्योरेटाइजेशन का भी कुछ हुआ है, तो वो उसका कुछ पोर्शन जरूर अपने पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थॉट का जो पेपर है उसमें लेके आए, बिना इस चिंता के कि इंटरनेशनली जो है ना वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आज अगर हम अपने विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाएंगे तो ये इसी तरह से चलता रहेगा। जैसे कि आपने ये बड़ी अच्छी तरह से कहा कि राजनीतिक चिंतन दर्शन का प्रचार हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसके लिए बड़ी सुंदरता से इन्होंने कहा कि हम दोषी नहीं हैं। मैं भी मानता हूं यस, दोषी नहीं है। क्यों कि हालातों का जो सामने होती हैं, जो हालात होते हैं, उसके कारण कई बार नहीं कर पाता इच्छा के। तो इन्होंने बड़े अच्छी तरह से कहा है कि दशा ऐसी रही। तो आज सही में, और मेरे एक मित्र होते थे जब मैं भोपाल विश्वविद्यालय में था शुरुआत में, उनकी हिंदी बड़ी थी और मैं उनकी हिंदी के कारण जो है ना उनका आज तक भी सम्मान करता हूं। लेकिन आज मैंने उनसे ज्यादा बढ़िया एक पॉलिटिकल साइंस के जो है ना जो ज्ञाता हैं, उनके पास जो है ना हिंदी और संस्कृत का जो मिश्रण है, संस्कृत से मैं ज्यादा प्रेम इसलिए करता हूं कि मेरी श्रीमती जी संस्कृत की जो है जो पोस्ट ग्रेजुएट है, उनका जो है विषय है। तो मैं बहुत खुश हूं प्रोफेसर संजीव कुमार जी, और मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आपने जो प्रेम दिखाया है, परमात्मा हमें उस प्रेम को आगे बढ़ाने की हिम्मत दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैंने 4 पेज आपके नोट किए हुए हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो ऑर्गेनाइजर हैं ये कुछ हिंट दे देते हैं कि साहब लंच का टाइम हो रहा है या जो भी कुछ होता है, तो लेकिन मैं इनसे सबसे चर्चा करूंगा जो मैंने लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और माफ करना डॉक्टर रमेश, मैंने आपको इंटरव्यू किया इन बिटवीन। थैंक यू ऑनरेबल वाइस चांसलर सर। आपने बड़े ही अच्छे और सुंदर शब्दों में जो प्रोफेसर संजीव शर्मा सर का जो व्याख्यान था उसको एक रूप में हमारे सामने बताया। थैंक यू प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी चंपारण बिहार। सर आपका जो लेक्चर था वो बड़ा ही सारगर्भित था, ज्ञानवर्धक था, लाभदायक था। और हम सभी लोगों ने भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में जो आपने अपने विचार बताए हैं उससे हम सभी लोग बड़े ही इनलाइटेंड हुए हैं। आपने बड़े अच्छे ही शब्दों में सर भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे में इतनी गहराई से हमारे सामने बताया है। राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक व्यवस्था का सही रूप, सच्चा रूप क्या हो सकता है, राजनीतिक व्यवस्था की आम जीवन में क्या भूमिका हो सकती है। और सर आपने जिस प्रकार से भारतीय राजतंत्र और वेस्टर्न के जो राजतंत्र हैं उनमें बड़े अच्छे से फर्क बताते हुए हमारे सामने भारतीय राजनीतिक चिंतक
के सामने जो मुख्य समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं को सर हमारे सामने आप लाए। सर वाइस चांसलर सर ने जो टाइम पे अपने फॉर्मल एड्रेस में जो क्वेश्चन उठाए थे, उनका भी बड़े अच्छे ढंग से आपने, सार्थक ढंग से उनका उत्तर देने का आपने प्रयास किया सर। सर कुछ क्वेरीज हैं, मैं 2-3-4 क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने रखता हूं, एक एक कर मैं बोलूंगा सर, आप उनका प्लीज, मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें। सर एक स्टूडेंट है हमारे नितिन, वो पूछते हैं कि सर हम जानते हैं कि यथार्थवाद के जनक कौटिल्य हैं, लेकिन फिर भी मैकियावेली को ही इसका जनक कहना पड़ता है, कहा जाता है। और सर आज हिंदी में भारतीय राजनीतिक दर्शन उपलब्ध नहीं है, इतना नहीं है जितना अंग्रेजी में है। सर प्लीज। रमेश जी आप तीनों चारों सवाल कर ले, मैं लिख रहा हूं, मैं एक साथ बोल दूंगा। हाँ सर, हाँ सर, पहला तो यही है कि यथार्थवाद के जो कौटिल्य थे, लेकिन फिर भी मैकियावेली को इसका जनक कहा जाता है सर। सर दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन को विश्व पटल पर लाने के लिए सर हमें क्या करना होगा। और तीसरा है सर, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है वो विश्व के आर्थिक पक्ष को कैसे मजबूत कर सकता है सर। और एक और क्वेश्चन है सर कि जिस देश में स्वतंत्रता के पश्चात धर्म के नाम पर आज तक प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को पाठ्यक्रम से दूर रखा गया, उसे हम आज के समय में जहां धार्मिक असहिष्णुता अत्यधिक बढ़ रही है, कैसे प्रकाश में ला पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे कि इसका संबंध केवल किसी धर्म विशेष से नहीं अपितु उस व्यवस्था से है जिसके समकालीन अन्य कोई राजनीतिक चिंतन संस्कृति अस्तित्व में भी नहीं थी। ठीक है रमेश जी, एक बार सारे माइक ऑफ कर देंगे, मैं एक बार बोलना। ठीक है सर। पहला प्रश्न अभी यूं कहूं एपिस्टेमोलॉजिकल है, यथार्थवाद का जनक कौन है, कौटिल्य है, मैकियावेली है। असल में ईमानदारी से यदि आप पढ़ लेंगे भारतीय चिंतन को तो एक बात और जान लेंगे, हमारे यहाँ किसी भी विषय का कोई जनक नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि ये मैंने किया है। हमारे सारे ग्रंथ, सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी, रामायण लिखी है तो किसी ने सुनाई है किसी को। पहली बार एक व्यक्ति के मुंह से अनुष्टुप छंद निकला, क्रौंच के वध से, क्रौंच पक्षी का वध किया निषाद ने, तो मां निषाद प्रतिष्ठान त्वं गम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। वाल्मीकि के मन से निकला, मुंह से निकला, उन्हें आश्चर्य हुआ मैंने क्या कर दिया। नारद प्रकट हुए, उन्होंने कहा भाई परेशान मत हो, तुम आदि कवि हो गए, तुमने पहली कविता लिखी है, कविता लिखो। तो कहते हैं किसकी लिखूं, मुझे पता नहीं है कौन है, कौन वो हम सांप्रतम लोक है, इस समय पृथ्वी पर कौन है जिसके बारे में लिखूं। तो कहते हैं रामो इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनेश्रुत। लोगों से इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए राम का नाम सुना है, उनकी कहानी सुनी है, उसको ठीक से जानो, उसके बारे में लिखो। महाभारत की प्रत्येक कहानी आती है, उन्होंने मैंने उनसे सुना है, मैंने उनसे सुना है। वेद का नाम ही श्रुति है, श्रुति सुना है, सुना और स्मृति याद कर लिया। फिर ऋषियों के पास बैठ गए, ऋषियों के पास बैठ गए, गुरुओं के पास उपनिषद, उप माने पास, समीप, निषद माने बैठ गए। गुरुओं ने अपने पास विद्यार्थी को बैठाया, हाँ बेटा बैठ, तुझे एक कहानी सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी के माध्यम से आत्मा, परमात्मा, निर्गुण, निराकार, ब्रह्म, परब्रह्म सबका वर्णन कर दिया। क्योंकि हाँ लेखकीय, ये जो आजकल हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं ना, ये सब नहीं था। हमें इससे कुछ कमाना नहीं था हमारे ऋषि को, हमारे मुनि को, हमारे तपस्वी को, हमारे ज्ञानी को। उसे ज्ञान महत्वपूर्ण था, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं था। इसका परिणाम है किसने, कोई ये नहीं कह रहा ये मैं कह रहा हूं, किसी भी ऋषि के बारे में ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं, मैंने सुना है।
मैंने अपने गुरुओं से सुना है। मैं जो बोल रहा हूं आज आपके सामने, मैंने भी पढ़ा है, मैंने अपने पुस्तकों से सुना है, अपने ऋषियों से, मैं भी उन्हें ऋषि बोलता हूं, मेरे गुरुओं से, अपने से अधिक जानने वालों से, अपने मित्रों से सुना है, जाना है, सीखा है, समझा है। और हम तो बच्चे से सीखते हैं। अमेध्या अदपि कांचनम बाला अदपि सुभाषितम, बच्चे से भी सीखा जा सकता है। इसलिए ये जो बाइनरी है कि इसका जनक ये है या जनक ये है, कोई तय हुआ था क्या? जैसे एक जन्म होता है, 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होगा, हमारे तो गर्भाधान का भी संस्कार होता है। संस्कार हुआ था क्या कि एक राजनीति विज्ञान पैदा किया जाएगा, अरस्तु पैदा करेगा, एक ये यथार्थवाद पैदा किया जाएगा, उसे कौटिल्य पैदा करेगा या मैकियावेली पैदा करेगा? ये भौतिक नहीं है, ये वैचारिक है। और विचार मनुष्यों के मन में जन्म लेते हैं, बातचीत करके परिपक्व होते हैं, परिपक्व होने के बाद प्रस्तुति योग्य होते हैं। आज जो मैं आपके सामने इस पर बोल पा रहा हूं इसलिए कि मैंने बहुत दिन तक इसे पढ़ा, बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श किया, बहुत बार ये विचार छोटे से समूह में रखे, उन्होंने मुझे अपने कुछ सुझाव दिए। आज इतने विद्वान लोगों के सामने बोलने का साहस कर पा रहा हूं, और अभी भी और जागे बोलना होगा तो और कुछ पढ़ूंगा। आपके आने से पहले भी कुछ पढ़ा, देखा। ये विचार ऐसे तैयार होता है। इसलिए इस बाइनरी से बाहर निकलिए कि यथार्थवाद का जनक कौन था। कोई खगोल शास्त्र का जनक नहीं था। जब आज ये बड़े बड़े हमारे आज जो भेज रहे हैं, उपग्रह भेज रहे हैं, तब ये सब नहीं हुए थे। तब भी वो बांस में छेद करके इन तारों की गति बता रहे थे और अपने वो पंचांग बना रहे थे। आज भी उन पंचांगों में जरा सी भी कमी नहीं बता पाते हम। हमारे आपके सबके परिवारों में विवाह उन्हीं से हो रहे हैं, बच्चे के संस्कार उन्हीं से हो रहे हैं, मृत्यु के सारे काम उन्हीं से हो रहे हैं। वो पंचांगों से बने हुए हैं। उन ऋषियों ने बनाए। वो ऋषि वैज्ञानिक थे, वे ऋषि साइंटिस्ट थे, वे स्कॉलर थे। मैंने इससे पहले कहा एक बात, ये विश्व पटल पर पहुंचने की जल्दी नहीं है हमें। विश्व पटल पर तो तब पहुंचे पहले अपने पटल पे आ जाए। अपने पटल पर तो हम अभी तैयार नहीं हैं। देश के बहुत सारे विश्वविद्यालय तैयार नहीं हैं। मैं 1990 की एक कहानी सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी एक राजनीति विज्ञान परिषद है, वो बहुत समय से मैं उससे संबद्ध रहा। 1977 में बनी थी, मैं करीब 80-82 में उससे संबद्ध हो गया था। एक बार 1990 में उसका अधिवेशन हो रहा था मथुरा में। अगले अधिवेशन के लिए तैयारी हो रही थी, क्या क्या होना चाहिए। मैं उनकी कार्यकारिणी में भी था। मैंने खड़े होकर कहा, भाई आप ये 10-12 पैनल बनाते हो, एक पैनल भारतीय चिंतन पर बनाओ, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थियरी पर बनाओ। 3-4 मेरे मित्र सीनियर जो मुझसे काफी वरिष्ठ थे, मैं उतना वरिष्ठ नहीं था, तो उन्होंने खड़े होकर मुझे लगभग धमकाने की भाषा में कहा, वाज देयर एनीथिंग लाइक पॉलिटिकल थियरी इन इंडियन एंशिएंट इंडिया? नो, इट वाज नॉट। चलो ये तो बात 1990 की। अब मैं फिर वापस लौटता हूं 2017 में दिल्ली में केंद्रीय विश्वविद्यालय सिक्किम का, उसमें मैं विजिटर्स नॉमिनी था। एक सिलेक्शन कमेटी में बैठा था। पॉलिटिकल साइंस में मैं बोलने लगा। विजिटर नॉमिनी का काम कुहार साहब जानते हैं, बाकी सिलेक्शन कमेटी में तो शांत दर्शक होता है, बस दृष्टा होता है। अपने विषय का था इसलिए मैं चुप बोल भी सकता था, एक आध शब्द, नाम नहीं लूंगा। 3 बड़े विद्वान थे, 2 बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय जो भारत में ख्याति प्राप्त है, बड़े बड़े उनके पास नाम है, संसार भर में जाने जाते हैं। उनके 2-3 विद्वान थे। एक महिला दिल्ली विश्वविद्यालय की थी, एक महिला जेएनयू की थी, चलो नाम ले देता हूं आपने कहा तो, और एक और जेएनयू के ही प्रोफेसर थे। उन्होंने, एक बच्चा आया, संजय पांडे जी का विषय था अंतरराष्ट्रीय राजनीति। उस विद्यार्थी से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप इतने बड़े अध्येता हो, आपने इतना अध्ययन किया है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की कोई भारतीय विचार भी है क्या? प्राचीन भारत में भी कोई विचार हुआ क्या? वो बच्चा तो खैर नेचुरली नहीं बताया। जब वो चला गया तो वो दोनों महिला सीनियर प्रोफेसर जो 65 से ऊपर आयु की थी, मुझसे देश भर में उनका बड़ा नाम है, उनमें से एक ने मेरे से पूछा, वेल डॉक्टर शर्मा, डू यू रियली थिंक दैट देयर वाज समथिंग वर्थ रीडिंग इन एंशिएंट इंडिया? मैंने उनसे कहा, डू यू रियली थिंक दैट यू हैव रेड एनीथिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया? प्रॉब्लम यह है कि विश्व पटल पे काय को ले जाएंगे भाई? पहले अपने घर तो पढ़ने, हम अपने विश्वविद्यालय में पढ़ लें, अपने विभागों में पढ़ लें, अपने लिए पढ़ लें। हमारे विभागों के शिक्षकों के शोध पत्र क्या भारतीय राजनीतिक चिंतन पर हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे? क्या पुस्तकें लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे? विश्व पटल पर अपने आप चले जाओगे। संसार भर में आज भी उत्तर आधुनिकता कहे जाने वाले से लेकर किसी भी विचार के बड़े से बड़े विचारक, ये मन में छोड़ दीजिए कि वो अंग्रेजी या किसी माध्यम से विश्व पटल पर आए हैं। वो अपनी प्रतिभा से आए हैं, अपनी क्षमता से आए, अपनी दक्षता से आए, तो अपनी दक्षता बढ़ाइए। तीसरी बात, आर्थिकता, आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते, ये कहा जाता है भारत की परंपरा में, ये भी कहा जाए, लेकिन सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं। और आर्थिकता का मतलब भी क्या है? आर्थिकता का मतलब यह है कि वैभव, वैभव का विरोधी नहीं है भारत। एक भ्रम और फैला दिया गया, हम गेरुए पहन लेंगे, हम जंगलों में रहेंगे,
हम तपस्या करेंगे, ये भारत की परंपरा है, यही भारतीय है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी एक आयाम है, जैसे गृहस्थ भी एक आयाम है। हमारे यहाँ श्रेष्ठत्व आश्रम, जो श्रेष्ठत्व कहा गया है वो गृहस्थ है, सबसे श्रेष्ठ आश्रम, सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि गृहस्थ से ही ब्रह्मचारी पलेगा, गृहस्थ से ही वानप्रस्थी पलेगा, गृहस्थ से ही सन्यासी पलेगा, गृहस्थ से ही समाज चलेगा, गृहस्थ से ही विभिन्न प्रकार की आजीविकाएं चलेंगी। इसलिए हम आर्थिक वैभव समृद्धि के विरोधी नहीं है। भारत की परंपरा उसका विरोध नहीं करती, उसके उत्कर्ष की बात करती है। योगक्षेम न कल्पतम, पूरे सबकी चिंता करो। कृष्ण तो कहते हैं जो मेरे साथ आएंगे सबकी योग की क्षेम की चिंता मैं कर लूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं वहन कर लूंगा आपका सारा योगक्षेम। वो योगक्षेम संपूर्ण वैभव का है, संपूर्ण समृद्धि का है, संपूर्ण ऐश्वर्य का है, संपूर्ण प्राप्ति का है। लेकिन उस संपूर्ण प्राप्ति के रहते हुए भी उसके मूल रूप में मिथ्या होने के विचार का है, अनासक्ति का है, उससे जुड़ जाने का नहीं है। अनासक्त भाव से ये मेरा तो है, मैं इसका उपभोग तो कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं इस समय कर रहा हूं उपभोग, ये समाज के लिए है, ये देश के लिए है, ये पृथ्वी के लिए है, ये सभी पशु पक्षियों के लिए है, ये सभी प्राणियों के लिए है। इसलिए भारतीय राजनीतिक दृष्टि इस बात में विश्वास करती है कि यदि कोई पद है तो ये मेरा नहीं है, स्थायी नहीं है। हमारी परंपरा कहती है गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्, जैसे मृत्यु ने केश से पकड़ रखा हो, बस लेकर जाने वाली है, बस उठा लिया है, इतना ही क्षण बाकी है, ऐसे धर्म का आचरण करना चाहिए, ऐसे हमें अपने दायित्व का पूर्ति करनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ, आपने देखा है जब अंतिम समय आता है बहुत सारे लोग कहते हैं अब तो राम का नाम लो, अब तो भगवान का नाम लो, अब समाज जीवन की बात भूल जाओ, अब दुनियादारी भूल जाओ। वो उसी क्षण याद करना है जैसे हमें ये कहता है कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना, प्रत्येक क्षण ऐसा है कि मृत्यु ने पकड़ रखा है। क्योंकि हमें अगले क्षण का पता नहीं है, पूरे पुराने का पता नहीं है, नए का पता नहीं है, वर्तमान में जीना है तो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो करना है। क्या आपको लगता है ये प्राचीन भारतीय परंपरा की दृष्टि से हम विपन्न रह गए थे? यदि हम विपन्न होते तो हम पर इतने आक्रमण क्यों होते? हम पर आक्रमण इसलिए हुए कि हम सारे आक्रमणों के बाद भी अपने ऐश्वर्य में इतने चमत्कृत करते थे लोगों को, विश्व भर को। और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं हम कमजोर थे इसलिए आक्रमण होते। हम कमजोर थे इसलिए आक्रमण नहीं हो रहे थे, हम कमजोर थे इसलिए आक्रमण नहीं हो रहे थे, इसलिए हो रहे थे कि हमारा वैभव नष्ट नहीं हो पा रहा था किसी से, हमारा वैभव अक्षुण्ण था, हमारा वैभव असीमित था, अपरिमित था, और हम उस वैभव की सार्वकालिक निस्सारता को जानते थे। सार्वकालिक निस्सारता को, वो हमें आगे नहीं ले जाएगा। हमने निरंतर ये देखा कि हमारे लिए वो जीवन में साथ चलने का साधन तो है, वो साध्य नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है, वो ध्येय नहीं है, वो श्रेय नहीं है, वो प्रेय हो सकता है। और चौथा प्रश्न है धार्मिकता का। ये प्रश्न तो बहुत बार परेशान करता है, इसलिए भी करता है, इसका कारण भी एक और है। इसका कारण ये है, बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं, हमारे देश के भारत की आजादी के समय कुछ बड़े लोगों ने देश भर में ये कह दिया कि अंग्रेजी ज्ञान का द्वार है। हमने उसे ज्ञान का पर्यायवाची मान लिया। उसका परिणाम है कि हमने संस्कृत को धार्मिकता का, कर्मकांड का पर्यायवाची मान लिया। हमने ये जान लिया कि संस्कृत का अर्थ है कि कुछ एक पंडित जी आएंगे, एक पूजा पाठ करेंगे, कोई चीज घर में करनी होगी, नई गाड़ी खरीदी है उस पर आएंगे, कुछ तिलक सा लगाएंगे, कुछ वो स्वास्तिक बनाएंगे, वो क्या बोलेंगे हमारी समझ में नहीं आएगा, हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने धार्मिकता की आउटसोर्सिंग कर दी है। वो पुरोहित जी को वो आउटसोर्सिंग करके डायरेक्ट भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो कांटेक्ट में आके कुछ बोलेंगे, घर में आएंगे, हवन करेंगे। इतना संस्कृत नहीं है। ये संस्कृत का 1/100 भाग भी नहीं है, अंश भी नहीं है। मैंने उल्लेख किया खगोल शास्त्र सारा संस्कृत में है, आयुर्वेद संस्कृत में है, चिकित्सा संस्कृत में है, शल्य चिकित्सा संस्कृत में है, भैषज संस्कृत में है। जितना ज्ञान है, भारत की परंपरा का दर्शन है वो संस्कृत में है, साहित्य है वो संस्कृत में है, अलंकार शास्त्र है वो संस्कृत में है, छंद शास्त्र है वो संस्कृत में है, काव्य शास्त्र है वो संस्कृत में है, काम शास्त्र है वो संस्कृत में है। हमारा सब कुछ संस्कृत में है। तो संस्कृत भारत की ज्ञान का द्वार नहीं था, संस्कृत ज्ञान का भंडार है,
संस्कृत ज्ञान का विशद अपार विपुल भंडार है। उस विपुल भंडार में से हमारे सामने वो धार्मिकता का एक अंश प्रस्तुत कर दिया गया। इससे बाहर जैसे निकलते हैं हम, तब हमें प्रश्न समझ में आ जाता है। जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं अपने विद्यार्थी मित्रों को बहुत बार रिसर्च मेथोडोलॉजी के, शोध प्रविधि के पढ़ाते समय उनको संस्कृत के ऐसे बहुत सारे श्लोक बताता हूं जो शुद्ध सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की शोध प्रविधि के मूल मंत्र तत्व है, बस उसमें कोई धार्मिकता नहीं है। तो अपने अपने विषयों में हमें पहले उन बिंदुओं का संस्कृत में प्राप्य उपलब्ध सामग्री में से उस सामग्री का चिन्हांकन करना होगा जो जिस पर कोई धार्मिकता का आरोप भी ना लगा सके। धार्मिकता का आरोप, मैंने गीता से कई श्लोक अभी उल्लेखित किए, इनमें से किसी में से आप बताइए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इसमें कौन सी धार्मिकता है? अपने कार्य में पूरी तरह निमग्न हो जाना श्रेयस्कर है, इसमें कौन सी धार्मिकता है? कहीं कोई ये धार्मिकताओं के आरोप हमारे अज्ञान की सीमाओं के कारण भी अधिक लगते हैं। इसलिए हम अपने ज्ञान की सीमाओं में जितनी वृद्धि कर पाएंगे उतने इन आरोपों से बच पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर संजीव शर्मा जी। आपने बड़े ही अच्छे शब्दों में, बड़े ही स्पीक शब्दों में हम सबको इस अपने लेक्चर से लाभान्वित किया है। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए राजीव जी को आमंत्रित करता हूँ। राजीव सर। धन्यवाद डॉक्टर रमेश। फॉर्मल नोट ऑफ थैंक्स से पहले एक मैं व्यक्तिगत बात कहना चाहूंगा कि मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का हूँ, बचपन से ही हिंदी सुनता आया हूँ, लेकिन आज बड़े दिन बाद ऐसा लगा कि हिंदी शायद अभी हमको सीखना काफी कुछ बाकी रह गया है। और संजीव सर ने विषय के साथ साथ भाषा पे जो उनकी पकड़ है, और दोनों तीनों भाषाओं पे मैं कहूंगा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पे, वो बीइंग एज ए एकेडमिशियन एंड बीइंग एज ए लर्नर इम्पोर्टेंटली हमको ये सीखने की बड़ी जरूरत है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और अपने उस ज्ञान के भंडार से, जो वो 1 घंटे में हमको 1.25 घंटे में दे सकते थे, एक अमूल्य निधि हमको प्रदान करने की कोशिश की। सर, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और बाकी जगह से जुड़े हमारे सभी श्रोतागण आपके नितांत आभारी है सर। धन्यवाद सर। इसी कड़ी में मैं अपने कुलपति, माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आसिफ कुहाड़ को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस लेक्चर सीरीज को हमेशा प्रमोट किया और हम लोग का हमेशा एक हौसला अफजाई की कि आप कुछ न कुछ ऐसा कीजिए। और इस पूरे कार्यक्रम में कराने में मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ कि हमको किंचित मात्र कोई बाधा नहीं आई है। तो सर का मार्गदर्शन, सर का सपोर्ट हमेशा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और सभी फैकल्टी के साथ रहता है। सर, इसके लिए मैं डिपार्टमेंट के बिहाफ से और व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी हूँ सर। धन्यवाद सर। साथ ही आज लेक्चर में सुनते हुए मैं लिस्ट ऑफ स्पीकर देख रहा था, तो हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार पांडे सर, प्रोफेसर अनुपम शर्मा मैडम, डॉक्टर रवि प्रताप पांडे सर, डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा सर और कई नाम जो बाहरी विश्वविद्यालय से हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहे और पूरी तन्मयता से इतने देर इस लेक्चर सीरीज का पार्ट है। आप सभी का सर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी विद्यार्थियों का, शोध छात्रों का और अपने सभी कलीग्स का, जिनकी मेहनत से हम लोग ये वर्चुअल व्याख्यान माला करा पा रहे हैं इस कोविड टाइम में। और इस अमूल्य निधि को एक संचित रूप में हम अपने विभाग के लिए आगे भी रख रहे हैं, क्योंकि ये सभी लेक्चर
रिकॉर्ड होते हैं। अंत में एक बात, सभी का, आप सभी का धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ अमित जी, प्रणाम करता हूँ। हाँ जी सर। हाँ शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, राष्ट्रीय गान एक बार, हाँ राष्ट्रीय गान के लिए सभी खड़े होंगे। और हेलो अमित, अमित चौरंग। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। चलो धन्यवाद सर सभी का बहुत बहुत। और शर्मा जी का खास तौर से, इन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया। चलिए हाँ ठीक है सर। ठीक थैंक यू ठीक सर, है। थैंक यू ऑल। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। हाँ ओके। हाँ।